जय हिंद दोस्तों। आज की जो हमारी ये क्लास है ये करंट अफेयर्स की एक बेहद शानदार और बेहद स्पेशल क्लास होने वाली है। इस बात को नोट कर लेना। इस पूरी क्लास के अंतर्गत हम लोग पिछले एक साल में डिफेंस सेक्टर में जो भी टॉपिक न्यूज में रहा है, जो भी मिसाइल हो, जो भी बम हो, जो भी आईएनएस हो, जो भी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हो, उन सब के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। और न केवल पढ़ेंगे बल्कि ये पूरा टॉपिक जो कि बहुत ही टफ लगता है उसको पूरा याद करने की जिम्मेदारी मैं आप लोगों को देता हूं कि मैं इस क्लास के खत्म होते होते आपको ये सारे टॉपिक यहां पर याद करा करके जाने वाला हूं। निश्चिंत रहना इस बात को लेकर के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस टॉपिक को प्रीवियस ईयर में जाकर के देखोगे तो इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न बनकर के एग्जाम में आते हैं कि भाई ये मिसाइल क्या है, ये आईएनएस किस काम के लिए यूज किया जा रहा है। तो ऐसे कई बार प्रश्न पूछे गए, इसलिए ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ना आप लोग। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहला जो यहाँ पर एक नाम दिया गया वो नाम है जोरावर का। तो सर जोरावर क्या है भाई? देखो ध्यान से देखो, जोरावर क्या है? वो एक लाइट टैंक है, एक हल्का युद्धक टैंक है जिसका प्रयोग भारतीय सेना के द्वारा किया जाएगा। देखो, जब भी हम कोई नई मिसाइल, कोई नया टेक्नोलॉजी, कोई नया वाहन के बारे में देखेंगे तो हमको दो तीन पॉइंट को एक चार्ट में मेंशन करना पड़ेगा अगर आप ये पूरा टॉपिक याद करना चाहते हो तो। देखो भाई कैसे मेंशन करना, पहले बात को समझिएगा आप लोग। ठीक है, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर नोट करो। ठीक है, कि यहाँ पर आपको तकनीक का नाम लिखना है कि जो भी नई तकनीक है, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे आईएनएस हो, चाहे बम हो। ठीक है, दूसरा काम आप लोगों को क्या करना है, वो तकनीक है क्या। ठीक है, सेकंड कॉलम में आप लोगों को उसके बारे में एक बेसिक इंट्रो देना है, बहुत ही छोटा, बहुत ही संक्षिप्त। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर लिखा आपने जोरावर। ठीक है, जोरावर। अब यहाँ पर लिख दो कि ये क्या है, तो ये एक लाइट टैंक है, एक हल्का टैंक है। बस इतनी सी बात आप लोगों को यहाँ पर मेंशन करनी है। अब उसके बाद क्या करना है, कोई भी तकनीक किसके द्वारा निर्माण किया गया है। ठीक है, जनरली डिफेंस सेक्टर के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जितने भी डिवाइसेस होते हैं, जितने भी मशीन्स, मिसाइल्स, इनका जो निर्माण होता है वो निर्माण सामान्यतः डीआरडीओ के द्वारा किया जाता है। डीआरडीओ क्या है, सब ध्यान समझिएगा। डीआरडीओ एक संगठन है, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। डीआरडीओ की पूरे भारत में लगभग 52 प्रयोगशालाएं हैं। उन 52 प्रयोगशालाओं के अंतर्गत सबके अलग अलग नाम है, सबका अलग अलग काम है। वो सब मिलकर के भारत के डिफेंस सेक्टर को बूस्ट करने में लगे हुए हैं। कई बार क्या होता है ना, जब आप किसी मिसाइल के बारे में, किसी टैंक के बारे में पढ़ोगे तो वहां पे डीआरडीओ के साथ साथ कोई अदर प्राइवेट कंपनी भी वहां पर इन्वॉल्व होती है। तो वो टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो प्राइवेट कंपनी वहां पर इन्वॉल्व होती है। मैं अभी बताऊंगा कैसे याद करना आप लोगों को चीजों को। ठीक है, अभी समझिए। तो आप एक कॉलम बनाओगे जहां पर आप तकनीक का नाम लिखोगे, मिसाइल्स का नाम लिखोगे। दूसरा कॉलम बनाओगे, उसका आप एक बेसिक इंट्रोडक्शन दोगे। थर्ड कॉलम में किसके द्वारा निर्माण किया गया है, और चौथे कॉलम में उसका परीक्षण कहां पर किया गया है। ठीक है, परीक्षण कहां पर हुआ। उसके बाद जो पांचों कॉलम बच रहा है आप लोगों का, वहां पर कोई बेसिक रिमार्क्स आपको लग रहा है भाई ये पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग को याद होना ही चाहिए, उसको आप मेंशन करोगे। इस प्रकार का इस क्लास के अंत में जब आप लोग एक चार्ट तैयार करोगे ना, एक पेज में ये पूरा डिफेंस सिस्टम आप लोग को याद हो जाएगा। इस बात की गारंटी निश्चित है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, हम जोरावर को देख रहे थे, यही है आपका जोरावर। ठीक है, एक हल्का युद्धक टैंक है। अगर आप यहां पर ध्यान दो तो ये बेहद शानदार है। ठीक है, ये इंडिजीनियस है, स्वदेशी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है। अब स्वदेशी होने से फायदा क्या हुआ भाई? स्वदेशी होने से ये हुआ कि भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी में ये आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रहा है। इसका निर्माण किसने किया है? तो मैंने कहा कि देखो, एक संगठन का नाम तो याद कर ही लो, उसका नाम है डीआरडीओ। जनरली डीआरडीओ का नाम आपको हर जगह देखने को मिलेगा, ये बात श्योर है। मैंने कहा कि डीआरडीओ की बहुत सारी प्रयोगशालाएं हैं। उसी प्रयोगशाला के अंतर्गत एक उसका एक संगठन है, उसका नाम है सीवीआरडीई, कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। तो डीआरडीओ की संगठन जिसका नाम सीवीआरडी है, इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी भी आ गई है शामिल, उसका नाम है एलएनटी। एलएनटी क्या है भाई? लॉर्सन एंड टर्बो लिमिटेड, सिविल की बहुत ही फेमस कंपनी, बहुत ही बड़ी कंपनी है। तो एलएनटी और डीआरडीओ, आप कहोगे सर क्या ये सीबीआरडी याद करना जरूरी है? मत याद करो, कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, देखो याद करके करना है, अब समझने का प्रयास करना। सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पर ये याद करो कि जो जोरावर है वो एक हल्का युद्धक टैंक है। दूसरी बात आपको यहाँ पर याद करनी है कि इसका निर्माण डीआरडीओ और एलएनटी ने मिलकर के किया हुआ है। तीसरी जो पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखनी है, वो ध्यान ये रखना है कि इसका जो परीक्षण किया गया है, का जो प्रयोग किया गया वो कहां पर किया गया? तो राजस्थान में एक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है, वहां पर इसका परीक्षण किया गया है। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट आपको तीनों कॉलम में मेंशन करने थे।
अब बात करते हैं भाई जोरावर नाम क्यों दिया गया। दरअसल जो जोरावर है, जोरावर सिंह के नाम पर इसका नाम जोरावर रखा गया है। जोरावर जो थे वो डोगरा जनरल थे, 19वीं शताब्दी के डोगरा जनरल थे। लद्दाख और पश्चिमी तिब्बत में चीन की सेना के खिलाफ इन्होंने बहुत ही शानदार अभियान लड़ा था। ठीक है, भारत के आजाद होने से पहले ही घटना है। उस टाइम जब वहां पर जो कश्मीरी राज्य था, ठीक है, उसने जब चीन की सेना के साथ युद्ध लड़ा था तो उसमें जोरावर सिंह की भूमिका बहुत शानदार है। इसीलिए इस नाम को याद रखने के लिए हमने इस युद्धक टैंक का नाम जोरावर रखा। ठीक है, बातें क्लियर हो गया। अब कुछ बातें यहाँ पर आप लोगों को और ध्यान देनी है कि जोरावर जो टैंक है ये करेगा क्या। तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो हिली एरियाज, वहां पर द्रुत गति मतलब बहुत ही तेज स्पीड और हाई मोबिलिटी उच्च गतिशीलता के साथ इसको तैनात किया जा सकता है। इसको तैनात करने में सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इसका जो परिवहन जो है वो हम लोग वायु मार्ग से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका परिवहन, इसका ट्रांसपोर्ट हम लोग वायु मार्ग के माध्यम से भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह क्योंकि ये एक हल्का युद्धक टैंक है, केवल बहुत हल्का है। इसका वजन कितना है तो 25 टन वजनी ये जोरावर है, जिसका निर्माण भारत में स्वदेशी तौर पर किया गया है। डीआरडीओ और एलएनटी ये संस्थान यहाँ पर शामिल है। बात क्लियर हो गया। पहला पॉइंट था, पहला टॉपिक था, थोड़ा सा समय लिया हमने समझने में। अब हम लोग तुम चीजों को यहाँ पर स्मूथली आगे बढ़ने वाले। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखो अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक आप लोगों का है VLSRSAM। कहोगे सर ये क्या है भाई। VL मतलब वर्टिकल लॉन्च, ठीक है, SR मतलब सॉल्ट रेंज और SAM मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, तो वर्टिकल लॉन्च, सॉल्ट रेंज, सरफेस टू एयर मिसाइल की यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। इसका निर्माण किसने किया, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसका अगर हम निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण में DRDO संगठन, मैंने कहा ना कि DRDO की भूमिका आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो DRDO ने इसका निर्माण किया है। इसके साथ DRDO के साथ साथ भारतीय नौसेना के द्वारा इसका परीक्षण अभी हाल ही में किया गया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया गया इसका। कहां पर किया गया तो अब ध्यान दो, तो उड़ीसा के चांदीपुर में एक इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, ITR है। ठीक है, ITR चांदीपुर के उड़ीसा में जो स्थित है, यहां से VLSRACM का परीक्षण किया गया। आपको याद है अभी आपने इससे पहले पढ़ा था जोरावर के बारे में। जोरावर का जो परीक्षण है वो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से किया गया था, याद है ना। इसी प्रकार से VLSRACM वर्टिकल लॉन्च सॉल्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया है। किसने बनाया इसको, इसको DRDO ने निर्माण किया। किसके द्वारा परीक्षण किया गया तो DRDO और भारतीय नौसेना, इन दोनों ने मिलकर के इसका परीक्षण हाल ही में किया है। ठीक है, बातें बहुत क्लियर समझिएगा है क्या ये। तो देखो इसके अंतर्गत हम लोग क्या करने वाले हैं कि कम ऊंचाई पर तेज गति से उड़ रहे एक हवाई लक्ष्य को निशाना बनाया गया। मतलब बहुत ही लो एल्टीट्यूड पर, बहुत ही कम हाइट पर एक तेज गति से उड़ने वाला जो टारगेट था, एरियल टारगेट था, उसको इसके माध्यम से निशाना बनाया गया। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ ये है क्या। देखो ये आप लोग जो फोटो देख रहे हो यही है आपका वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। वर्टिकली इसको लॉन्च किया गया है और कोई एरियल टारगेट था, जैसे मानो कोई एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल हो सकता है, कोई एक मिसाइल हो सकती है, उसको टारगेट करके इसके माध्यम से गिराया गया। ठीक है, बातें बहुत क्लियर रहेंगी, याद रहेगा चीजें आप लोगों को। प्रश्न क्या पूछ सकता है, प्रश्न ये पूछ सकता है कि वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल क्या है, या फिर प्रश्न केवल ये पूछ सकता है, जैसे मैं आपको प्रश्न बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं यहाँ से कि हाल ही में चर्चा में रहा, ठीक है, ये क्या है, VLSRACM क्या है। 4 विकल्प दे देगा। पहला विकल्प देगा कि ये एक टैंक है जो कि बहुत ही हल्का, जिसका वजन केवल 25 टन है। दूसरा विकल्प दे देगा कि ये एक मिसाइल है। ठीक है, तीसरा विकल्प दे देगा कि ये एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर है। और चौथा विकल्प दे देगा कि ये एक एस्टेरॉइड या फिर क्षुद्रग्रह है। तो पॉइंट समझ रहे हो ना, आप लोगों को याद करने का प्रक्रिया समझो कैसे है भाई। हम इसके फुल फॉर्म पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, VLSRACM के फुल फॉर्म पर जब फोकस करोगे तो बहुत ही इजीली इसका पूरा सिनेरियो समझ में आ जाएगा भाई। वर्टिकल लॉन्च है, शॉर्ट रेंज है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। परीक्षण कहाँ से हुआ, क्या चीजें हैं, ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ बातें यहाँ पर हम लोग और समझते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो मिसाइल है, ये मिसाइल शिप बॉर्न मिसाइल के तौर पर भी इसका निर्माण किया गया। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, कि शिप पर पोत से दागी जाने वाली हथियार प्रणाली है, जिसका उद्देश्य निकट दूरी पर स्थित विभिन्न हवाई खतरों को बेअसर करना है। ठीक है, तो उड़ीसा में जो चांदीपुर के पास, चांदीपुर में जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, वहां पर एक शिप से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है।
ये बात यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है। सिर्फ भी ध्यान रखना, सरफेस हुआ तो सरफेस टू एयर मिसाइल है, हवा में जा रहा है, कोई एरियल टारगेट है, उसको ये नष्ट कर रहा है। बात है क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अगला जो टॉपिक है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझिएगा आप लोग। कह रहा मालपे और मुल्की, प्रश्न क्या पूछेगा? हाल ही में चर्चा में रहा मालपे और मुल्की क्या है, आप लोगों को याद होना पड़ेगा क्या है भाई, ध्यान समझिएगा आप लोग। देखो पहला यहाँ पर बहुत क्लियरली कह रहा है कि ये है एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट, ठीक है। एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के चौथे और पांचवें पोत है ये, ठीक है। इससे पहले की पोत कौन से है उनको एक बार ध्यान से देखिए पहले आप लोग। इस पूरे सीरीज को हम लोग माहे सीरीज कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग इसको? इसको हम लोग माहे सीरीज कहते हैं। और इसके जो पहले के पोत उनका नाम है माहे, मालवन और मांगरोल। कुछ बातें समझ में आ रही है? याद करने का ट्रिक बेहद क्लियर है। देखो प्रश्न क्या पूछ सकता है? प्रश्न पूछ सकता है कि मालपे और मुल्की क्या है, तो ये एंटी सबमरीन, ठीक है, वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत टोटल 8 पोतों का निर्माण यहाँ पर किया जाने वाला है, ठीक है। कौन निर्माण कर रहा है? तो निर्माण कर रहा है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। बात क्लियर है? इस पूरी सीरीज को हम लोग माहे सीरीज कहते हैं। दरअसल इनका जो पूरा नामकरण किया गया है, नामकरण बंदरगाहों के नाम पर किया गया है। आपको पता होना चाहिए जो माहे है वो एक बंदरगाह का नाम है। माहे कहाँ पर है भाई? माहे आपका पांडिचेरी में एक बीच है, एक तट है, ठीक है, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। मालपे और मुल्की की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों आपका कर्नाटक में एक समुद्री तट है, ठीक है, कर्नाटक में समुद्री तट है। इनके नाम पर हमने इसका मालपे और मुल्की नाम रखा, ठीक है। बातें बहुत क्लियर है, ध्यान समझना। इनकी अगर हम बात करें तो इनका पर्पस क्या है, इनको ले आने का इनका पर्पस बेहद सिंपल है। दो पर्पस दिया गया है इनको। लीमो, लीमो मतलब लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशन, कम तीव्रता के समुद्री संचालन करेंगे ये। प्लस इसके साथ साथ ये माइन लेइंग ऑपरेशन करेंगे, खदान बिछाने का भी कार्य करेंगे। तो इसकी भूमिका यहाँ पर ये है मालपे और मुल्की की। इनका नाम रणनीतिक महत्व के बंदरगाहों के नाम पर रखा गया है, ठीक है। माहे, मालवन, मांगरोल, ये 3 पहले पोत थे। इसके बाद जो चौथे और पांचवें पोत के तौर पर शामिल किया गया है उनका नाम मालपे और मुल्की है। मैं आपको उनका फोटो दिखा देता हूँ। देखो बहुत ही सुंदर फोटो इनका दिया गया यहाँ पर, ठीक है। ये है, ये आपके मालपे और मुल्की। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है मालपे, दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है मालपे, ठीक है। ये आप लोगों का मुल्की। ये दोनों आप लोगों के पोत हैं जिनका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? कोचीन शिपयार्ड के द्वारा किया गया, कोचीन शिपयार्ड के द्वारा किया गया, ठीक है। और कहां पर इनको जल में शामिल किया गया? तो कोचीन में इनको क्या किया गया है? जल में शामिल किया गया है। ये बातें भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि मालपे और मुल्की बंदरगाह या फिर मालपे और मुल्की जो समुद्री तट है जो कि हाल ही में चर्चा में रहे, वो कहां पर स्थित है? ये आपको इस पूरे बुक में कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट नोट कर लेना। कर्नाटक में लोकेटेड है ये। कहां पर है? कर्नाटक में लोकेटेड है, ठीक है। तो माहे श्रेणी की कुल 8 पोते हैं। 3 पोत पहले आ चुकी थी, अभी चौथी और पांचवी पोत है, इसका नाम है मालपे और मुल्की। मालपे और मुल्की कर्नाटक में एक समुद्री तट है, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना। इनका पर्पस क्या है? लीमो मतलब लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशंस, ठीक है, कम तीव्रता के समुद्री संचालन। और माइन लेइंग ऑपरेशन, ठीक है, मतलब खदान बिछाने के जो संचालन कार्य होगा वो भी इनके द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। बातें बहुत क्लियर है, समझ में आ रहा है चीजें आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अगला जो पॉइंट है वो है अग्नि 4 के संदर्भ में, ठीक है। अग्नि 4 का अभी हाल ही में एक सफल परीक्षण किया गया। कहां से किया गया? ध्यान समझिएगा। मैंने कहा ना कि कुछ जो परीक्षण स्थल है वो बहुत कॉमन है, हर जगह आपको परीक्षण स्थल अलग अलग देखने को नहीं मिलेगा। आपने इससे पहले देखा था कि उड़ीसा के चांदीपुर से, ठीक है, जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है वहां से आपने देखा था वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया गया था, याद है? वहीं पर हमने अग्नि 4 का भी सफल परीक्षण किया है। अग्नि 4 का जो सफल परीक्षण वो किसके तत्वाधान में हुआ? तो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, ठीक है। जहां पर भी आप अग्नि मिसाइल के बारे में देखोगे वहां पर आपको स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड का नाम जरूर देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखना, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के तत्वाधान में इसका परीक्षण यहां पर आयोजित किया गया है। अग्नि 4 है क्या, इसको समझने से पहले हम लोग एक प्रोजेक्ट समझते हैं। देखो भारत में एक मिसाइल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, उसका नाम था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। कहोगे सर ये है क्या? देखो इसके अंतर्गत
कुल 5 मिसाइलें शामिल की गई थी, ठीक है, कुल 5 मिसाइलें यहाँ पर शामिल किया गया था, उनका नाम है पटना, ठीक है। पटना है क्या भाई, ध्यान समझिएगा आप लोग। पहला मिसाइल उसका नाम है पृथ्वी, दूसरा मिसाइल उसका नाम है अग्नि, फिर आप लोगों का यहाँ पर आता है त्रिशूल, मैं याद करा रहा हूँ और ये याद हो जाएगा, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। देखो त्रिशूल, उसके बाद आपको नाग, अच्छा मेरी राइटिंग सुंदर नहीं है, परेशान मत होना भाई, समझने पर फोकस करो, आप लोग बच्चे नहीं हो कि आप लोगों को एक एक सुलेखन करके दिखाया जाए, ठीक है। पांचों आप लोगों का है आकाश, ठीक है, आकाश। ये 5 मिसाइलें हैं जो कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत भारत में बनाई गई। इनका नाम आप लोग बहुत बार सुने होंगे, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। ये भारत के मिसाइल सिस्टम के अंतर्गत पार्ट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इनके बारे में जो हम लोग को पॉइंट याद करना है ना, वो ये याद करना है, और याद करने का ट्रिक बड़ा सिंपल है। पहला क्या भाई, जो पृथ्वी है अगर आप ध्यान दो तो ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है। अग्नि क्या है, ये भी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है। त्रिशूल, त्रिशूल जो आप लोगों का है, ध्यान दीजिएगा, त्रिशूल ये आप लोगों का सरफेस टू एयर मिसाइल है। और नाग आप लोगों का जो है, ये इसको बस यहाँ पर ध्यान रखना कि एक एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है, एंटी टैंक मिसाइल है। और लास्ट वाला फिर आप लोगों का सरफेस टू एयर मिसाइल। तो ऐसे याद करो आप लोग कि पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, जो कि पटना के सिमिलर ऑर्डर में यहाँ पर लिखा गया है। इसमें से स्टार्टिंग के दोनों, मतलब पृथ्वी और अग्नि, ये सरफेस टू सरफेस है। जो नाग है वो एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों को एक मिसाइल देखने को मिलता है, उसका नाम है त्रिशूल और आकाश, और ये दोनों आप लोगों का सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो 5 मिसाइलें 5 क्रम में है, स्टार्टिंग के 2 सरफेस टू सरफेस है। अगर नाग को हटा दिए तो जो बचे 2 हैं वो आपके सरफेस टू एयर है, नाग आपका एंटी टैंक मिसाइल है। याद रहेगा ये पूरा कॉन्सेप्ट, बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान समझना, इस पर प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। अभी हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे अग्नि 4। तो अग्नि 4 में अगर आप ध्यान दो तो पटना में ये दूसरा मिसाइल आपका, ठीक है, अग्नि। अग्नि क्या हो गया, सरफेस टू सरफेस मिसाइल हो गया। अब याद करना इजी हो गया ना कि सरफेस टू सरफेस एक मिसाइल है। अब समझिएगा बात यहाँ पर आप लोग, दरअसल जो अग्नि है ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। अब बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, इस बात को समझिए। देखो मिसाइल 2 प्रकार के होते हैं, मैं आपको सारे टर्म्स इतना प्यार से समझाऊंगा ना कि आपको सब याद हो जाएगा, ठीक है। जो मिसाइल होते हैं वो 2 प्रकार से डिवीजन किया था उनका, ठीक है, किसके आधार पर, तो प्रोजेक्शन के आधार पर, किस प्रकार से वो छोड़े जा रहे हैं, किस प्रकार से वो जा रहे हैं, उस पूरे रास्ते के आधार पर, उस पूरे कर्व के आधार पर हम इसको प्रोजेक्शन बेसिस पर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक जिसको हम लोग कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल। दूसरा इसको हम लोग कहते हैं क्रूज मिसाइल, ठीक है। अब बैलिस्टिक और क्रूज के बीच का बेसिक डिफरेंस बनना, जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है दोस्तों, ठीक है, जैसे मानो आपका ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, आई होप कि आपको ये अर्थ सरफेस समझ में आ रहा होगा, ये आपका अर्थ सरफेस है। जब हम बैलिस्टिक मिसाइल को छोड़ते हैं तो हम कुछ इस आधार पर छोड़ते हैं, ठीक है, ये गया 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 गया, ये आपका जो लोअर अर्थ ऑर्बिट था उसमें प्रवेश कर गया, ठीक है, मतलब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर चला गया। और उसके बाद ये क्या हो रहा है, जहां पर फिर हमला करना है वहां पर आके गिर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल। जो भी हम यहाँ पर अग्नि की बात कर रहे हैं, तो ये वापस जा रहा है और वापस आकर के अपनी जो टारगेट है वहां पर लग रहा है। लेकिन इसकी खासियत क्या है कि इसके प्रोजेक्शन में ये लोअर अर्थ ऑर्बिट को क्रॉस कर जा रहा है, अपने एकदम ऊपर चला जा रहा है, और जब एटमॉस्फेयर के बाहर जाने के बाद फिर जहां पर टारगेट है वहां पर आकर के सीधे गिर रहा है। ये इसकी खासियत होती है, इसको हम लोग कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। दूसरा जो मिसाइल होता है इसको हम लोग कहते हैं क्रूज मिसाइल। आपने देखा होगा, अगर आपने एवेंजर मूवी देखी होगी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एवेंजर या आयरन मैन थर्ड में है, मैं श्योर नहीं हूँ, तो उसमें क्या होता है कि एक मिसाइल को छोड़ा था जो कि सरफेस के एकदम नजदीक जा रही होती है, और जो स्टार्क बिल्डिंग होती है उस बिल्डिंग पे जाकर टकराने रहती है, वहीं पर क्या करता है आयरन मैन आता है और उसको ऊपर लेते आता है। मतलब क्रूज मिसाइल एक ऐसी मिसाइल होती है जिसको जब हम छोड़ते हैं तो पृथ्वी के सरफेस के बेहद नजदीक घूमते हुए वो अपने टारगेट को आकर के नष्ट करती है, ठीक है। अब मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, दीपावली का। समझ, दीपावली में क्या करते हैं भाई, और आप 2 मिसाइल छोड़ रहे, एक मिसाइल आपने ऐसे सीधा एकदम हॉरिजॉन्टल करके छोड़ दिया, जा करके एकदम टारगेट पे लग गया जहां पर आप छोड़ना चाह रहे थे, ठीक है। दूसरा एक आपने भाई एकदम हवा में छोड़ा, वो ऊपर गया, बहुत ऊपर जाने के बाद फिर से वो किसी नीचे स्थान पर आकर के गिर रहा है। तो बैलिस्टिक और क्रूज का ये डिफरेंस है। जो अग्नि की बात हम लोग कर रहे हैं वो एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है। बैलिस्टिक मिसाइल्स को हम लोग जनरली उनके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, वो कितना दूर तक जा सकता है उस रेंज के अकॉर्डिंग हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर आप लोग 34 को नोट कर सकते हो, उसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है,
दूसरा आप लोगों का होता है इसके बाद मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। फिर आप लोगों का होता है लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल या फिर इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इसको कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो आप लोगों को होता है उसको हम लोग कहते हैं इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये रेंज के अकॉर्डिंग कहाँ तक वो बैलिस्टिक मिसाइल जा सकती है उसके अकॉर्डिंग बैलिस्टिक मिसाइल का क्लासिफिकेशन इसके अकॉर्डिंग इस प्रकार से होता है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो 300 किलोमीटर से लेकर के, ठीक है, 1000 किलोमीटर के रेंज को कवर करती है, 1000 किलोमीटर के रेंज को कवर करती है। जो आपकी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो 1000 किलोमीटर से लेकर के 3500 किलोमीटर तक के रेंज को कवर करती है। जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होती है या फिर इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो आपका 3500 किलोमीटर से लेकर के आपका 5000 किलोमीटर तक के रेंज को कवर करती है। और 5000 के पश्चात या फिर मेरे को तो 5500 किलोमीटर के आगे जो आपका रेंज होता है उस मिसाइल को हम कहते हैं इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब अंतर महाद्वीपीय, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर मार सकते हैं, ठीक है। उसको मतलब इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ध्यान दीजिएगा, जैसे मानो हमको यहाँ से बैठ के मारना है किसी एक बहुत दूसरे महाद्वीप पर, हम क्रूज मिसाइल थोड़ी छोड़ेंगे भाई, वो जमीन के पास जा रही, पता घर में अगल बगल जो भी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर मिला फिर किसी और देश में जाकर टकरा गई। तो बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज जनरली बहुत दूर होती है, ठीक है। और इसीलिए बैलिस्टिक मिसाइल पे हर सरकारें काम करती है, हर देश अपना काम कर रहा होता है। हमारे यहाँ पर जो अग्नि है वो एक बैलिस्टिक मिसाइल का एग्जाम्पल है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम अग्नि 4 की बात कर रहे हैं, अभी आपको एक अग्नि प्राइम आगे देखने को मिलेगा। जो अग्नि 4 है दोस्तों वो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ये बात ध्यान देना। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की जो डिस्टेंस होती है लगभग कितनी होती है, आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिखा भी होगा, इसकी मारक क्षमता लगभग 4000 किलोमीटर है, लगभग 4000 किलोमीटर। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि इंटरमीडिएट जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो 3500 किलोमीटर से लेकर के 5000 किलोमीटर तक के रेंज को कवर करती है, ठीक है। तो अग्नि 4 क्या है, एक आपका इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, 4000 किलोमीटर इसकी रेंज है। इसका निर्माण किसने किया है, तो डीआरडीओ ऑब्वियसली इसका निर्माण कर रहा है, लेकिन डीआरडीओ के साथ साथ जो इसका एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, सामरिक बल कमान की भूमिका भी यहाँ पर शामिल है। उड़ीसा के चांदीपुर के जो ITR है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, वहां से इसका परीक्षण किया गया है। ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है, बातें क्लियर हो गई। अब देखो अग्नि 4 की इस मिसाइल में हमने प्रयोग क्या किया है। अग्नि 4 की इस पूरी मिसाइल में हमने जिस चीज का प्रयोग किया, जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, उसका नाम है रिंग्स और मिंग्स। दोनों बहनें हैं, ठीक है, रिंग्स और मिंग्स है क्या भाई। रिंग्स और मिंग्स एक तरीका का नेविगेशन सिस्टम है जो मिसाइल की सटीकता को सुनिश्चित करेगा यहाँ पर, ठीक है, मिसाइल की सटीकता को सुनिश्चित करेगा। तो ध्यान रखना आप लोग फिर से कि रिंग्स और मिंग्स की भूमिका बेहद इंपॉर्टेंट है, ये मिसाइल की सटीकता के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस अग्नि 4 की इस पूरी मिसाइल में हमने एडवांस्ड कंप्यूटर का प्रयोग किया है जो कि 5वीं पीढ़ी का है, ठीक है। तो 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणाली का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। आपको सर इतने पॉइंट्स याद करने हैं क्या, एक बार पढ़ो पहले, अभी मैं समझाऊंगा दोबारा से, जब हम रिवीजन करेंगे हम लोग इस पूरे टॉपिक का, मैं याद भी कराऊंगा, क्योंकि संभव है कि अग्नि के टॉपिक से तो भाई मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनकर के एग्जाम में दे सकता है। देखो आयोग का जो पेपर है अब वो किस नेचर का होगा ना, इस बार किसी को भी आइडिया नहीं है श्योरली, क्योंकि पेपर में इतने सारे बदलाव हो चुके हैं। 4 बार तो पेपर इधर से उधर हो चुका है, पता नहीं कितने सारे सेट बनाए जा चुके हैं आयोग के द्वारा पेपर को लेकर के, ठीक है। तो पेपर कैसा होने वाला बहुत आइडिया नहीं है। तो एटलीस्ट हम जो एफर्ट कर रहे हैं, एफर्ट इस प्रकार से करेंगे कि हम अपने लेवल पर सब कुछ यहाँ पर याद करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो इसी अग्नि 4 मिसाइल के अंतर्गत हमने एक री एंट्री हीट शील्ड का प्रयोग किया है, जो कि इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस से कम मेंटेन रहे, इस बात को सुनिश्चित करेगा, ठीक है। तो री एंट्री हीट शील्ड भी यहाँ पर लगाई गई है। पॉइंट क्लियर है, आई होप की चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हो, ठीक है। देखता हूँ मैं कैसे याद होता है आप लोगों को, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं पहले, ठीक है। अब देखिए, ठीक, अब यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से समझिए, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों से एक मिसाइल के बारे में बात कर रहा है, उसका नाम यहाँ पर दिया गया है समुद्र प्रताप। मिसाइल नहीं है, समझिए पहले है क्या ये समुद्र प्रताप मिसाइल, समुद्र प्रताप चीज, ठीक है। समुद्र प्रताप एक पॉल्यूशन कंट्रोल वेजल है, ठीक है, एक प्रदूषण नियंत्रण पोत है। किस प्रकार से प्रदूषण का नियंत्रण करेगा, तो समुद्र तटों पर कई बार क्या होता है ना कि तेल रिसाव की घटना जाती है, ठीक है। ऑयल मानो ले जा रहा कोई चीज है, ठीक है,
वो लीक कर जाता है। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट का आप लोग समय दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास कंटिन्यू करते हैं। देखिए, समुद्र प्रताप, समुद्र प्रताप क्या है? तो एक पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है, एक प्रदूषण नियंत्रण पोत है। इसका निर्माण किसने किया? तो इसका निर्माण किया आपका गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, आपको याद होगा मालपे और मुल्की, जो आपने वहां पर देखा था स्टार्टिंग में। ठीक है, याद है ना आप लोगों को? मालपे और मुल्की, इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया था। जबकि समुद्र प्रताप जो कि पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है, इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। जब मालपे और मुल्की का निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया था, तो इसका जो जलावतरण किया गया वो कहां पर किया गया? वो कोची में ही किया गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप देखोगे, समुद्र प्रताप जिसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है, इसका जलावतरण कहां पर किया गया है? गोवा में किया गया है। ये है क्या समुद्र प्रताप? तो भारत का पहला स्वदेश निर्मित पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है, इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, प्रश्न का बनेगा एग्जाम में, प्रश्न बनेगा कि समुद्र प्रताप के संदर्भ में दिए गए स्टेटमेंट पर ध्यान दें। पहला स्टेटमेंट, इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। आप कहोगे सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट देगा ये भारत का पहला स्वदेश निर्मित पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है। ठीक है, तो ये बात भी आप लोगों को टिक करके आनी है। बात है क्लियर है? ये किस प्रकार से प्रदूषण का नियंत्रण करेगा? तो कई बार समुद्र तटों पर क्या होता है कि तेल का रिसाव हो जाता है। मानो कोई, जैसे अभी हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, एक INS स्वर्ण सिंधु है। स्वर्ण सिंधु क्या कर रही है? तो केजी बेसिन से ऑयल निकाल करके ले जा रही किसी और दूसरे जगह पर। तो इस प्रोसेस में कई बार क्या होता है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और तेल का रिसाव हो जाता है। तो ऐसी घटनाओं का पता लगाएगा और उनको रोकने में मदद करेगा, इसलिए ये प्रदूषण के नियंत्रण में अपनी बहुत ही सार्थक भूमिका निभाने वाला है। ठीक है, तो समुद्र प्रताप बातें क्लियर हो गए क्या है? ध्यान रहेगा आप लोगों को। अगला टॉपिक देखो, अगला टॉपिक यहां पर दे रहा है दोस्तों, बड़ा शानदार टॉपिक ये भी है। सेवेक्स की बात कर रहा है। ठीक है, SEBEX2, सेवेक्स ये है क्या? आपको देखने से क्या लग रहा है? कहीं पे बम विस्फोट हुआ है, तो ये एक एक्सप्लोसिव है, एक विस्फोटक है सेवेक्स 2। इंपॉर्टेंट क्यों है मैं समझाता हूं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। सेवेक्स 2, इसका निर्माण इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा किया गया है। इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड है क्या, पहले इस बात को समझिएगा। तो नागपुर में ये स्थित है, इसकी एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड। ठीक है, सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, इसी की सहायक कंपनी है एक्सप्लोसिव, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। तो सेवेक्स 2 का निर्माण इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा किया गया है। ये वर्तमान में, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये कि वर्तमान में उपलब्ध किसी भी ठोस विस्फोटक की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली विस्फोटक है। जो हमारा एक विस्फोटक का मानक है ट्राई नाइट्रोटोल्यून, आपने PYQ में इस टर्म को बहुत बार देखा भी होगा, उस TNT के कंपैरिजन में PYQ में प्रश्न क्या पूछा गया पता है आप लोगों को? प्रश्न पूछा गया कि TNT क्या है। TNT क्या है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रीवियस ईयर में। ट्राई नाइट्रोटोल्यून एक विस्फोटक है, इसकी तुलना में ये 2.01 गुना अधिक घातक है। ये बात ध्यान रखना भाई, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। 2.01 टाइम ज्यादा लीथल है, बहुत ज्यादा मतलब घातक है ये। ठीक है, तो सेवेक्स 2, अगर हम बात करें ब्रह्मोस की, तो ब्रह्मोस के में जो वायरड आगे लगा रहता है, उसमें जो विस्फोटक क्षमता होती है वो TNT का केवल 1.5 गुना है, जबकि जो सेवेक्स 2 है वो 2.01 गुना अधिक घातक होने वाला, अधिक लीथल होने वाला है। ठीक है, इसको भारतीय नौसेना के द्वारा प्रमाणित किया गया है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये विश्व स्तर पर सबसे शक्तिशाली नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव है, गैर परमाणु विस्फोटक है। अगर हम परमाणु विस्फोटकों को हटा दें तो उस श्रेणी में सबसे अधिक शक्तिशाली विस्फोटक है, जो कि TNT की तुलना में 2.01 गुना घातक है। सेवेक्स 2 में जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है वो है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, HMX। ये ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछ सकता है कि किस तकनीक का प्रयोग किया गया, तो HMX तकनीक, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव तकनीक का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। नागपुर में एक कंपनी है सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, इसी की सहायक कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। याद रहेगा पॉइंट? ठीक है, आई होप की चीज आप लोगों को यहाँ पर याद रहे। अब देखो भाई आगे अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट कह रहा है INS अरिहंत के संदर्भ में। आपने इससे पहले एक नाम सुना होगा INS अरिहंत का, आप लोगों को ध्यान है?
आईएनएस अरिहंत भारत की पहली पनडुब्बी थी, जो कि भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी थी, जिसको हमने 2016 में शामिल किया था। उसी श्रेणी के अंतर्गत अभी हाल ही में भारत की दूसरी स्वदेश निर्मित परमाणु पनडुब्बी, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड स्वदेश निर्मित मतलब भारतीय पनडुब्बी, ठीक है, जो कि परमाणु पनडुब्बी है, ठीक है, उसका हाल ही में क्या किया गया है, विशाखापट्टनम में इसको नौसेना में शामिल किया गया, ठीक है। तो आईएनएस अरिहंत बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईएनएस अरिहंत जो कि पहली परमाणु पनडुब्बी थी, आईएनएस अरिहंत जो कि दूसरी परमाणु पनडुब्बी होने वाली है, और इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो आप लोग चाहो तो नाम नोट कर सकते हो, इसके बाद जो आप लोगों का परमाणु पनडुब्बी बनेगा उसका नाम रहेगा आईएनएस अरिधमान, ठीक है, मैं नाम नोट कर ले रहा हूँ, आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो, इस बुक में नहीं दिया गया नाम, बेहद इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। तो आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघात, आईएनएस अरिधमान। अब देखो 2-3 बातें और समझना, जब भी आप ऐसे आईएनएस का नाम देख रहे हो, ठीक है, अब देख लो ना कि नाम का जो पहला अक्षर वो लगभग सिमिलर जा रहा है। आपने देखा था माहे सीरीज जो थी, उसमें अपने माल के मुल्पी और जो बाकी सीरीज थी उनमें एमएम से स्टार्ट हो रहा था। यहाँ पर आप देखो तो अरिहंत, अरिघात और अरिधमान, ये तीनों परमाणु पनडुब्बी बनने वाली है। पहली दूसरी तो आ चुकी है ऑलरेडी, थर्ड अभी भविष्य में आने वाली है, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रहेगा आप लोगों को, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें पॉइंट है नहीं, तो मैं इसको आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखो अगला पॉइंट जो यहाँ पर हमको समझना है, हाँ ये पॉइंट ध्यान रखने वाली है, तो इस बात को ध्यान समझिएगा। जो आईएनएस अरिघात है, ठीक है, चूंकि ये न्यूक्लियर बेस्ड परमाणु पनडुब्बी होने वाली है, तो इसमें हमने प्रेशराइज्ड लाइट वाटर, ध्यान रखना, प्रेशराइज्ड लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रयोग किया है, इसके द्वारा ये पनडुब्बी संचालित होगी, ठीक है। दाबित हल्के जल परमाणु रिएक्टर द्वारा ये संचालित है, ठीक है, भारी जल नहीं, ठीक है, भारी जल नहीं, हल्के जल, ठीक है। प्रेशराइज्ड लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर के द्वारा संचालित किया जाएगा। इसकी जो मारक क्षमता होगी आईएनएस अरिहंत की, ठीक है, उसमें हम K-15 मिसाइलों को लेस करेंगे, जिसकी टोटल क्षमता 750 किलोमीटर की है, ठीक है। तो यहाँ पर K-15 मिसाइलें इस आईएनएस अरिहंत पर लगाई जाएंगी और इनका प्रयोग यहाँ से किया जाएगा, ठीक है। और इसके माध्यम से, आईएनएस अरिहंत के माध्यम से हम थल, आकाश और जल, इन तीनों माध्यम से परमाणु क्षेत्र में अपने आप को मजबूत कर पाएंगे। क्लियर है पॉइंट, आगे बढ़ा जाए। देखो भाई अगला टॉपिक है, ठीक है, एक बम की बात यहां पर कर रहा है भाई, ठीक है, नाम भी बड़ा खतरनाक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या कह रहा है, गौरव है क्या भाई, ये तो लंबी दूरी का ग्लाइड बम है क्या, ध्यान समझना आप लोग। ये आपने यहाँ फोटो देखा ना, ये बम है, ठीक है। इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा और ये है क्या, ध्यान समझिएगा आप लोग। तो हाल ही में डीआरडीओ ने, ठीक है, फिर समझना डीआरडीओ की बात हम लोग कर रहे हैं, ये लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है, ठीक है। इसका भी परीक्षण किया गया, कहाँ से किया गया, तो उड़ीसा के तट से इसका परीक्षण किया गया। कैसे किया गया, तो सुखोई 13 MK1, ये जो लड़ाकू विमान है, इसके माध्यम से इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इसके माध्यम से हमने इसको छोड़ा। गौरव का जो पूरा निर्माण है, इस बम का जो पूरा निर्माण है, वो डीआरडीओ के साथ साथ यहाँ पर एक कंपनी का नाम आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि हमेशा न्यूज में रहता है, ठीक है, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। पॉजिटिव कारणों से भी न्यूज में रहता है और निगेटिव कारणों से भी न्यूज में रहता है। अभी हाल ही में अमेरिका में इसके खिलाफ एक करप्शन का बहुत ही बड़ा मामला सामने आया है, अमेरिका गवर्नमेंट ने एक आरोप भी लगाया है, ठीक है, ध्यान रखिए आप लोग। तो अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस और भारत फोर्स लिमिटेड, ठीक है, इन दोनों के साथ डीआरडीओ ने मिलकर के एक बम बनाया है, उसका नाम है गौरव, ठीक है। ये वायु से लॉन्च किया जाने वाला बम है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आप देखो ये सुखोई MK1 है, लड़ाकू विमान, इसके नीचे आप लोग यहाँ पर देखो तो ये गौरव बम को लगाया गया और यहाँ से इसको भेजा जा रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इस बम का जो टोटल वेट है वो 1000 किलोग्राम है, मतलब 1 टन इसका वेट यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। 1 टन का ये ग्लाइड बम है। बम लंबी दूरी पर स्थित लक्ष्यों को ध्वस्त करने में सक्षम है। इसका जो निर्माण है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैंने कहा ना आप लोगों से कि अडानी, ठीक है, अडानी के साथ यहाँ पर आपने देखा था भारत फोर्स लिमिटेड, ठीक है, भारत फोर्स लिमिटेड, और इसके बाद आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो डीआरडीओ। मैंने कहा ना कि डीआरडीओ की बहुत सारे प्रयोगशालाएं हैं, उन्हीं प्रयोगशाला के अंतर्गत यहाँ पर आप एक नाम देख रहे हो, उसका नाम है अनुसंधान केंद्र इमारत, रिसर्च सेंटर इमारत, हैदराबाद में जो है डीआरडीओ का एक संगठन है, इसके माध्यम से इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। तो याद रखेगा इतनी बातें कि डीआरडीओ, भारत फोर्स लिमिटेड और अडानी, डीआरडीओ की संगठन रिसर्च सेंटर इमारत जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है, उसके द्वारा उसको डिजाइन और प्रक्षेपित किया गया है, ठीक है। बातें बहुत क्लियर है। किस विमान का प्रयोग किया गया, तो सुखोई
ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पर सुखोई 30 MK1 लड़ाकू विमान का यहाँ पे प्रयोग किया गया, उड़ीसा के तट से इसका प्रक्षेपण किया गया। प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न बताता कि हाल ही में चर्चा में रहा गौरव क्या है। ठीक है, तो एक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है। ठीक है, इतनी बात हम लोग को ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, अगला देखो भाई, अगला कह रहा है कि हाल ही में भारत ने क्या किया यहाँ पर, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ध्यान देना आप लोग, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया। अब ये है क्या बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम? क्या देखो, आपने बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है मैंने आपको समझा दिया, याद है? बैलिस्टिक मिसाइल के 4 मैंने आप लोगों को रेंज बताए थे। ठीक है, शॉर्ट रेंज, मीडियम, फिर इंटरमीडिएट, फिर इंटरकंटिनेंटल, याद आ रहा है ना? तो बैलिस्टिक मिसाइल जो दुश्मन देशों के पास है, अगर मानो वो हमारे पर हमला करता है तो उनसे हम अपना बचाव कैसे करेंगे, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में भारत के अंतर्गत डीआरडीओ के द्वारा जो डिफेंस सिस्टम है, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसके सेकंड फेज का यहाँ पर परीक्षण किया गया। ध्यान रखना, सेकंड फेज का परीक्षण, पहले फेज का परीक्षण हमने ऑलरेडी इससे पहले कर लिया था। जो पहला फेज है, अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो पहले फेज के अंतर्गत हमने 2000 किलोमीटर तक की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का, अवरोधन करने में सक्षम हम यहाँ पर हो चुके हैं ऑलरेडी। तो प्रश्न क्या बन सकता है? देखो, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अंतर्गत जो प्रथम चरण है, जो फेज 1 है, उसके अंतर्गत हमने 2000 किलोमीटर रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में हमने अपनी यहाँ पर दक्षता हासिल कर ली है। फेज 2 के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? फेज 2 के अंतर्गत हम लोग 5000 किलोमीटर रेंज की जो बैलिस्टिक मिसाइल होंगी उनके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में स्वदेशी तौर पर यहाँ पर काम कर रहे हैं, और इसी के अंतर्गत यहाँ पर आप लोगों का सेकंड चरण का अभी आयोजन किया गया। बातें समझ में आ रही है क्लियरली? आई होप कि आपको यहाँ का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान समझिएगा, इससे एग्जाम में प्रश्न बन करके आता ही आता है। इस परीक्षण के अंतर्गत किया क्या गया भाई? चूंकि हम अपने डिफेंस सिस्टम का परीक्षण कर रहे हैं तो हम किसी ना किसी मिसाइल को मार के गिराएंगे। तो एक टारगेट मिसाइल जो कि उड़ीसा के धामरा से छोड़ा गया था, उसको हमने मार करके यहाँ पर नीचे गिराया इस डिफेंस सिस्टम के अंतर्गत। ठीक है, तो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अंतर्गत 2 चरण हो चुके हैं। पहला चरण जो कि 2000 किलोमीटर रेंज का था, सेकंड चरण जो कि 5000 किलोमीटर रेंज के बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम हमको बनाता है। बात क्लियर है? ठीक है, देखो, सेकेंड चरण जो है उसको हम कह रहे हैं एडी एंडो एटमॉस्फेरिक मिसाइल। ठीक है, इसको हमने लॉन्च किया था और यहां से हमने अपना बचाव किया था। ठीक है, बातें क्लियर है? देखो, जो हमारा ये पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम के अंतर्गत अगर यहाँ पर ध्यान दोगे तो वर्तमान बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम डबल टायर्ड है, द्विस्तरीय सुरक्षा यहाँ पर सुनिश्चित की जा रही है। इसके अंतर्गत 2 इंटरसेप्टर मिसाइलें दी गई है। जैसे मानो किसी देश ने हम पर एक बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी, तो हमारे पास 2 प्रकार के इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं जिनका प्रयोग करके हम इनका बचाव कर सकते हैं। कौन कौन सी भाई? एक जिसको हम कह रहे हैं पृथ्वी एयर डिफेंस, पीएडी। ठीक है, अब यार ऐसा कोई प्रोनाउंसिएशन पूरा मत करने लग जाना। ठीक है, फिर दूसरा क्या कह रहा है? एडवांस्ड एयर डिफेंस। ठीक है, पीएडी, एएडी। ठीक है, ये 2 प्रकार की इंटरसेप्टर मिसाइल हमारे पास है जिनका प्रयोग करके हम किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को जो हमारे देश के ऊपर आ रही होंगी उनको मार करके नीचे गिरा सकते हैं। ठीक है, जो पीएडी है, पृथ्वी एयर डिफेंस है, वो बाह्य वायुमंडलीय अवरोधन के लिए है, जबकि जो एडी है वो अंत वायुमंडलीय अवरोधन के लिए, फिर निम्न ऊंचाई के अवरोधन के लिए यहां पर बनाई गई। ठीक है, बातें क्लियर हो गया? देखो भाई, भारत अपने डिफेंस सेक्टर के अंतर्गत बहुत शानदार काम कर रहा है, मतलब उसकी तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, इतना शानदार काम कर रहा है। ठीक है, आप लोग 1 मिनट का समय देना, लगातार मुझे कॉल आ रहा है, कुछ मैं देख लूं इशू तो नहीं है। हाँ सॉरी, दरअसल एक कॉल आ रहा था, बहुत ज़्यादा कॉल इसलिए आ रहा था कि आप लोगों का ओपन टेस्ट हुआ था, उसका रिजल्ट बनाना है, तो उसमें कुछ इश्यूज आ रहा है, वही मुझे चेक करना था, मैं देखता हूँ बाद में। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बात आप लोग यहाँ पर पहले चल रही थी। हमने देखा भी कि बैलिस्टिक मिसाइल का जो डिफेंस सिस्टम हमारा है वो कितने अच्छे प्रकार से यहाँ पर बनाया जा रहा है। ठीक है, अब देखो, अगला है आईएनएस त्रिपुट। अब आईएनएस त्रिपुट क्या है भाई? इसका जो निर्माण है, अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया। आपने इससे पहले भी इस कंपनी का नाम
देखा है ऑलरेडी, याद है ना आप लोगों को। इसके अंतर्गत 2 एडवांस्ड फ्रिगेट का निर्माण किया जा रहा है, 2 एडवांस्ड युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है। उसके अंतर्गत जो पहला पोत है उसका नाम है त्रिपूट, ठीक है, उसका नाम क्या है, त्रिपूट, ठीक है। 2 एडवांस फ्रिगेट बनेंगी, पहला नाम त्रिपूट है। त्रिपूट है क्या वास्तव में, तो त्रिपूट एक बहुत ही शक्तिशाली तीर था, मुझे लग रहा है, मैं श्योर नहीं हूँ कहाँ है, महाभारत का हो सके महाभारत का जिक्र हो रहा हो, महाभारत में त्रिपूट का प्रयोग किया गया हो, ठीक है। तो त्रिपूट एक शक्तिशाली तीर है, इसी तीर के नाम पर इसका नाम रखा गया है, ठीक है, आईएनएस त्रिपूट। हुआ शिपयार्ड लिमिटेड बना रही है, 2 युद्धपोतों का निर्माण किया जाएगा। पहला युद्धपोत आपका आईएनएस त्रिपूट है, ठीक है। अब समझो ये करेगा क्या आईएनएस त्रिपूट एक तरीके से, ठीक है। आईएनएस त्रिपूट जो है दोस्तों, ये शत्रु के, ठीक है, जो सतही पोत है, जो सरफेस शिप है, जो पनडुब्बियां हैं, जो विमान है, उनके विरुद्ध युद्ध अभियानों का संचालन करने वाला है, ठीक है। उनके विरुद्ध क्या करेगा, युद्ध अभियानों का संचालन करेगा। इसका अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो पूरी पोत है, ये रूस से प्राप्त तेग और तलवार श्रेणी के पोतों का फॉलो ऑन शिप है। हमने रूस से 2 पोत प्राप्त किया था, तेग और तलवार, उन्हीं के फॉलो ऑन शिप के तौर पर हम स्वदेशी तौर पर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के माध्यम से इसका निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर दिया भी जा रहा है कि यह पहला अवसर है जब इन युद्धपोतों का निर्माण किसी भारतीय शिपयार्ड के द्वारा स्वदेशी रूप से, किस शिपयार्ड के द्वारा, तो गोवा शिपयार्ड के द्वारा किया जा रहा है और स्वदेशी रूप से इसका निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। बात क्लियर है, मैं फिर समझा दूं। आईएनएस त्रिपूट क्या है, त्रिपूट एक शक्तिशाली तीर था किसी पुराने काल में, ठीक है, उसी के नाम पर इसका नाम त्रिपूट रखा गया। गोवा में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका जलावतरण किया गया है, ठीक है। भारतीय नौसेना के द्वारा इसका प्रयोग किया जाएगा। ये शत्रु के जो सब सरफेस शिप्स हैं, जो पनडुब्बियां हैं, जो विमान है, उनके विरुद्ध युद्ध अभियानों का संचालन करने वाला है। और त्रिपूट का जो निर्माण किया गया है वो रूस से प्राप्त तेग और तलवार श्रेणी के पोतों के फॉलो ऑन शिप के तौर पर इसका निर्माण किया गया, ठीक है। बात तो क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। अब देखो भाई, ठीक है, अगला जो है वो आप लोगों का अभ्यास की बात कर रहा है। अभ्यास, मैं आपको अभ्यास दिखाता हूँ कहाँ पर है। ये है अभ्यास, ये पीसत अभ्यास नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका अभ्यास है, बेहद शानदार अभ्यास है, हालांकि भूमिका वही इसकी भी है। ये एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराता है, जैसे हम मॉक टेस्ट देते हैं ना आप लोगों को, सिमिलर काम इस अभ्यास का भी है। ये मॉक टेस्ट देता है, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये एक एरियल टारगेट है। जैसे मानो हमको अभी इसका एक्सपेरिमेंट करना था, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एक्सपेरिमेंट करना था। तो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अंतर्गत आपने यहाँ पर देखा कि एक मिसाइल यहाँ से प्रक्षेपित की गई थी, कहाँ से, तो उड़ीसा के धामरा से। यहाँ पर देखो दे रहा है कि उड़ीसा के धामरा से एक बैलिस्टिक मिसाइल के टारगेट के तौर पर हमने एक प्रक्षेपित किया था मिसाइल को, और उसी को मार करके इसमें गिराया गया था। तो ये टारगेट है जिसको मार के गिराया जा रहा है। अगर हम किसी मिसाइल का परीक्षण करें तो मिसाइल हवा में तो परीक्षण हो नहीं रहा होगा, मिसाइल किसी टारगेट पर जा रहा होगा, उस टारगेट को मार रहा होगा। तो हम जो टारगेट क्रिएट करते हैं, जो मॉक टेस्ट देते हैं, वही है अभ्यास। हम एकदम बेहद क्लियर है, जैसा नाम हमारा है जैसा वैसे नाम इसका भी है, ठीक है, अभ्यास। अभ्यास देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा आप लोग। डीआरडीओ ने अभ्यास को बनाया है। अभ्यास है क्या, तो उड़ीसा के चांदीपुर में जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है वहीं से इसका परीक्षण किया गया। ये एक हाई स्पीड, बहुत तेज गति से मूव करने वाला एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है। अगर किसी मिसाइल का परीक्षण करना है तो वो मिसाइल के परीक्षण में जिस टारगेट को नष्ट किया जाता है, उसी टारगेट का निर्माण किया जा रहा है अभ्यास के, ठीक है। तो अभ्यास एक प्रकार का टारगेट, एक मॉक टारगेट है जिसको नष्ट हम मिसाइल के एक्सपेरिमेंट के माध्यम से करते हैं। बात क्लियर हो गया। जैसे आप लोग मॉक टेस्ट देते हो अभ्यास का, ठीक है, पीछे से अभ्यास का, तो एक टारगेट को अचीव कर रहे हो, सेम काम यहाँ पर किया जा रहा है। तो अभ्यास क्या है, अभ्यास एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, जिसको जब भी हम किसी मिसाइल का निर्माण कर रहे हैं और उस मिसाइल का एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो वहां पर हम लोग अभ्यास को छोड़ेंगे, अभ्यास जा रहा होगा, मिसाइल यहाँ से मारा जाएगा और वो मिसाइल मार के उस अभ्यास को गिरा देगा। ये काम यहाँ पर इसका होता है, ठीक है। अभ्यास का निर्माण डीआरडीओ की एक प्रयोगशाला है, उसका नाम क्या है, वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। ये बात ध्यान दीजिएगा। इसके साथ साथ डीआरडीओ के साथ यहाँ पर 2 संगठन और भी आते हैं, एक का नाम है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और दूसरा है LNT। LNT का नाम इससे पहले भी आप लोगों के पास आया था, ठीक है, LNT। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और LNT, इन दोनों के द्वारा मिलकर के डीआरडीओ के साथ अभ्यास का निर्माण किया गया है, ठीक है। ये बातें बेहद सिंपल और बेहद इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। बात क्लियर हो गया, सिंपल सी बात है भाई, क्योंकि ये क्या है,
इसको मार के नष्ट किया जा रहा है, तो इसके अंदर कोई आदमी तो बैठा नहीं होगा। एक प्रकार का ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जिसको हम लोग मार करके गिरा रहे हैं। ठीक है, यही अभ्यास आप लोगों का देखो, ये बहुत ही सिंपल सा अभ्यास यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अगला देखो, रुद्रम मिसाइल की बात कर रहा है, ये रुद्रम मिसाइल है। ठीक है, रुद्रम है क्या भाई, बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो पर्पज है ना बड़ा अच्छा है पर्पज, ध्यान समझिएगा। अभी हाल ही में भारत ने चंदन रेंज राजस्थान, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट रेंज है, वहां से क्या किया, ठीक है, भारत की पहली स्वदेश विकसित कौन सी NGARM, न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल। मैं हिंदी में याद नहीं करा रहा हूँ, हिंदी में याद करना भी मत, इसलिए मत करना कि अंग्रेजी में एटलीस्ट NGARM जब लिखा रहेगा तो आप इसका फुल फॉर्म गेस कर सकते हो, सोच सकते हो भाई कि ठीक है, न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल। प्रश्न क्या पूछेगा, हाल ही में चर्चा में रहा न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है, और चार विकल्प देगा, टिपूट, रुद्रम, मालपे, मुल्की। आपको सर पता नहीं क्या है, वो तो याद ही नहीं आ रहा है। ठीक है, हम NGARM क्या हम पढ़े ही नहीं है। ये भाई NGARM क्या है, तो न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल है, इसका नाम है रुद्रम 1। ठीक है, क्या नाम है, रुद्रम 1। बातें क्लियर है, इसका निर्माण किसने किया, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो DRDO की बहुत सारे प्रयोगशालाएं हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जैसे यहाँ पर दे भी रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, MSQA, पता नहीं कौन कौन 50 संस्थान का नाम दे रहा है, इन संस्थानों के द्वारा मिलकर के इस रुद्रम 1 का निर्माण किया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये एयर टू सरफेस पर मार करने वाली मिसाइल है। एयर टू सरफेस मतलब किसी, इसको हवाई जगह से छोड़ा जा रहा है। ठीक है, कहाँ से छोड़ा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दे भी रहा है कि रुद्रम 1 जो है किसी जहाज से, वायुसेना किसी जहाज से इसको छोड़ा जाएगा और जाकर के टारगेट को नष्ट करेगा। ठीक है, एयर टू सरफेस एक मिसाइल है, प्रक्षेपण स्थितियों के अकॉर्डिंग, जो इसका जो किस डायरेक्शन से आप प्रक्षेपण कर रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये लगभग 200 किलोमीटर तक का रेंज कवर कर सकता है। अभी इसका जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो सुखोई 30 MKI, मतलब MK1 या MKI इस विमान से किया गया है। ठीक है, सुखोई 30 MKI या MK1। ध्यान होगा, सुखोई 30 MK1 का नाम इससे पहले भी आपने देखा था, किस संदर्भ में देखा था आपने, आपने देखा था ग्लाइड बम के संदर्भ में, जो गौरव ग्लाइड बम था उसके संदर्भ में आपने देखा था कि सुखोई 30 MK1 लड़ाकू विमान का प्रयोग किया गया है। ठीक है, सिमिलर काम यहाँ पर भी किया गया है इस रुद्रम 1 के सफल परीक्षण के अंतर्गत। ठीक है, तो एयर टू सरफेस एक मिसाइल है। प्रश्न ये भी दे सकता है स्टेटमेंट कि हाल ही में चर्चा में रहा रुद्रम 1 जो कि एक न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल है, वो किस प्रकार का मिसाइल है। ठीक है, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, ठीक है, या एयर टू सरफेस है, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना, एयर टू सरफेस एक मिसाइल है। अभी हाल ही में इसको सुखोई 30 MKI या MK1 से इसका प्रक्षेपण यहाँ पर किया गया। ठीक है, ये भारतीय वायुसेना का जो सीड क्षमता है, सीड क्षमता क्या होता है भाई, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, दुश्मन की वायु रक्षा क्षमता का दमन करने में हमको बहुत ही मजबूती प्रदान करने वाला है। अब दो बातें और समझना, रुद्रम 1 का परीक्षण किया गया, रुद्रम 1 के तुरंत बाद रुद्रम 2 का भी परीक्षण यहाँ पर हो चुका है। अब पॉइंट ये है कि रुद्रम 1 का जो परीक्षण किया गया वो चंदन रेंज राजस्थान से किया गया। ठीक है, समझना, चंदन रेंज राजस्थान से किया गया, लेकिन रुद्रम 2 का जो परीक्षण किया गया है वो उड़ीसा तट से किया गया है। ठीक है, अब देखो आप, प्रश्न तो बन सकता है एग्जाम में, और बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा रुद्रम 2 का परीक्षण कहाँ से किया गया। ठीक है, या फिर दो स्टेटमेंट बना करके ये प्रश्न डाल देगा, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। आरओ के पेपर में आपने देखा था कि आयोग ने बहुत ही जो क्वेश्चंस की फ्रेमिंग की थी ना, टफ नेचर की गई थी, वो टफ बनाया गया था जबरदस्ती का। वहां पर सिमिलर काम यहाँ पर भी किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे सेट्स बनाने आए। जब बहुत सारे सेट्स बनाने होते हैं ना, तो दो कंडीशंस हो सकती, दो चीजें हो सकती है, ध्यान समझिएगा आप लोग। एक चीज ये हो सकती है, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड पूरा पेपर बना दिया जाए, क्योंकि भाई इतनी क्षमता किसी के पास नहीं है कि वो 4-4 सेट पूरा नया पेपर बनाया जाए। अभी हाल ही में आया है ना, सरकार का रूल आया कि एक एग्जाम के लिए शायद 4 सेट पेपर बनेंगे। ठीक है, तो डबल शिफ्ट में जब लोग एग्जाम कराने जा रहे थे, तो इन्होंने 2 के अकॉर्डिंग लगभग 8 पेपर बनाया होगा। समझ रहे हो आप लोग, तो अगर ऐसा हुआ होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन इनको रिपीट करने पड़े होंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। या फिर दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि क्वेश्चंस के नेचर को बहुत टफ कर दिया जाए, तो उसके लिए ना एटलीस्ट ये जो पॉइंट्स इसमें दिया गया है हम उनको याद करते चलेंगे। ठीक है, सारे पॉइंट्स नहीं, बट एटलीस्ट बेसिक पॉइंट जो यहाँ पर है उनको हम लोग यहाँ पर याद करते चलेंगे, ये बात ध्यान देना। ठीक है, अब देखो भाई, इसके बारे में यहाँ पर एक पॉइंट और समझते हैं। ठीक है, उसका नाम है
तो उस टॉपिक क्या कह रहा है कि हाल ही में भारत ने, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में भारत ने फिलीपींस को, ठीक है, फिलीपींस को जो हमारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ध्यान रखना, ब्रह्मोस क्या है, क्रूज मिसाइल। आपने देखा था अग्नि क्या है, अग्नि एक बैलिस्टिक मिसाइल है। नाम ध्यान आ रहा है आपका, उस टाइम कर रहे होगे सर ये क्या बैलिस्टिक क्रूज समझा रहे हो। अब देखो अंतर समझ में आ रहा कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है और क्रूज मिसाइल क्या होती है। भारत ने फिलीपींस को, फिलीपींस एक ऐसा पहला देश है, पहला फॉरेन कंट्री है जिसको हमने ब्रह्मोस की सप्लाई की है, ठीक है। ब्रह्मोस क्या है, ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। आप कहोगे सर ये सुपरसोनिक क्या आ गया, दो बात समझना। जो क्रूज मिसाइल होती है ना, क्रूज मिसाइल को उसके स्पीड के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके स्पीड के अकॉर्डिंग हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक, ठीक है। सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक, इन तीन श्रेणियों में बांटा जाता है। जो सबसोनिक मिसाइल्स होती हैं वो साउंड के वेलोसिटी से कम स्पीड में चल रही होती है, ठीक है। ध्यान देना आप लोग, मैं आप लोग यहाँ पर पॉइंट नोट कर दे, मैंने कहीं पर नोट करके रखा भी हुआ है, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। जो सबसोनिक मिसाइल होती हैं, सबसोनिक क्रूज मिसाइल होती हैं, वो वेलोसिटी ऑफ साउंड से कम तेज पे चल रही होती हैं। अराउंड इसकी स्पीड 0.8 मैक की होती है, ठीक है, 0.8 मैक की होती है। जो आपका सुपरसोनिक मिसाइल होता है वो लगभग 2 से 3 मैक की स्पीड से चल रहा होता है। और जो आपका हाइपरसोनिक मिसाइल होता है, जैसे कि आपका यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि जो अदर मिसाइल होती हैं वो लगभग 5 मैक की स्पीड से ऊपर चल रही होती है, ठीक है, 5 मैक की स्पीड से ऊपर चल रही होती है। आपने देखा कि जो ब्रह्मोस है वो क्या है, वो सुपरसोनिक है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। तो इसकी स्पीड जो होगी वो 2 से 3 मैक के अराउंड में होगी, ये बात सिंपल से याद रखना। अब यहाँ पर एक पॉइंट जो कि आप लोगों ने पढ़ते समय स्किप कर दिया, मैं जान रहा हूँ, वो ये कि ब्रह्मोस का जो सप्लाई किया गया वो किस ट्रांसपोर्ट कैरियर के माध्यम से किया गया, किस परिवहन विमान के माध्यम से हमने उसका सप्लाई किया। ध्यान समझिएगा आप लोग, इंडियन एयरफोर्स की C-17 ग्लोब मास्टर परिवहन विमान है, ठीक है। क्या नाम है उसका भाई, C-17, ये ध्यान रखना कि C-17 ग्लोब मास्टर परिवहन विमान के माध्यम से हमने इसका सफलतापूर्वक इसको फिलीपींस को ट्रांसफर किया है। 2022 में हमने फिलीपींस के साथ एक एग्रीमेंट किया था, उसी एग्रीमेंट के अंतर्गत ये दिया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में अगर मैं आपको एक पॉइंट समझाऊं तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो भारत के DRDO और रूस के जो NPO मैसिनोस्टेनिया है, इनके मध्य एक संयुक्त उद्यम है, एक ज्वाइंट वेंचर है DRDO और रशिया के मध्य में, ठीक है। का जो नाम है वो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रशिया की मस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। हाँ समझना, ब्रह्मोस का जो पूरा नाम है वो ब्रह्मपुत्र और मस्कवा रिवर के नाम पर रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे भी रहा है क्या कि इसकी जो स्पीड है वो 2.8 मैक है, क्या ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना गति से उड़ान भरने में सक्षम है। मैंने आप लोगों को क्या कहा कि जो भी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी उसकी स्पीड कितनी होगी, 2 से 3 मैक होगी। देखो मैं कितने एफर्ट के साथ आप लोगों को टॉपिक्स लिंक करा रहा हूँ, आप लोगों को बेसिक पॉइंट्स लिंक कराते चल रहा हूँ, ताकि एक बार अगर आप चीज़ों को याद करके समझ गए ना, कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक है कि हाइपरसोनिक है कि सबसोनिक है। याद रहेगा ना आज के बाद चीज़ें, ध्यान समझना, मैं बहुत ही क्लियरली चीज़ों को बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो C-17 परिवहन विमान के माध्यम से इसका सप्लाई सुनिश्चित किया गया है, बेहद इंपॉर्टेंट है। जो हमने फिलीपींस को दिया है वो सौर बेस्ड, वो पोतरोधी संस्करण दिया हमने यहाँ पर, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को ध्यान और रखना पड़ेगा, ठीक है। आप देखो, आपने इससे पहले अग्नि 4 देखा था जहाँ पर मैंने आप लोगों को सारा बैलिस्टिक मिसाइल का कॉन्सेप्ट समझाया था, और मैंने आपको जो पटना जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो समझाया था। वहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि जब भी अब अग्नि मिसाइल का प्रक्षेपण देखोगे, एक संगठन का नाम आप देखो यहाँ पर, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड और DRDO इनके द्वारा अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अग्नि प्राइम है क्या, तो ये नई पीढ़ी की, न्यू जनरेशन की एक बैलिस्टिक मिसाइल है। मैंने कहा था ना ये अग्नि जो है हमेशा एक बैलिस्टिक मिसाइल रहेगी, तो अग्नि प्राइम भी एक बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन ये एक नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम प्राइम रखा है। इसका परीक्षण कहाँ से किया गया, तो उड़ीसा के डॉक्टर कलाम आइलैंड से इसका परीक्षण किया गया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब बात समझना, अग्नि है क्या। मैंने आपसे कहा था कि जो पटना, अगर आप ध्यान रखोगे तो पटना में जो स्टार्टिंग के दो हैं, पृथ्वी और अग्नि, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है। तो अग्नि प्राइम क्या हो गया, ये भी सतह से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल की संस्करण हो गया, ठीक है। इसकी रेंज कितनी है, 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर का रेंज है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अब ध्यान होगा, मैंने आपसे कहा भी था कि जो शॉर्ट रेंज होता है वो 350 से 1000 किलोमीटर होता है। शॉर्ट रेंज के बाद आपका आता है मीडियम रेंज, ठीक है।
तो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी क्षमता 1000 से 3500 किलोमीटर होती है, उसमें आप लोगों का अग्नि प्राइम यहाँ पर आ रहा है। अग्नि प्राइम आप लोगों का यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, बातें क्लियर रहेंगी। आई होप चीजें आप लोगों को समझ में भी आ रही है और याद भी यहाँ पर होती चल रही हो। ठीक है, मैं याद कराऊंगा दोबारा सभी। देखो अब अगला देखो, तो इतनी ठंडी बढ़ गई है ना, हालत वैसे ही खराब हो जाएगी। ठीक है, मतलब मेरी ठंडी में हालत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो मेरा गला टॉन्सिल की जो समस्या है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो समस्या फिर से आ गई है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। FWD-200B ये क्या है भाई? फ्लाइंग वेज डिफेंस 200B। भारत का, ध्यान समझना, भारत का पहला ऑटोनोमस, ऑटोनोमस नहीं सॉरी, इंडिजीनियस, ठीक है, स्वदेशी बम वर्षक यूएवी है। बम बरसाएगा, आओ भाई। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस बॉमर अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। एक प्रकार का ड्रोन है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। इसमें हमने क्या किया, उसमें बहुत सारे बम लगाए होते हैं। ये बम गिराता चलेगा, जहां भी जाएगा बम धगाधक धगाधक छोड़ता जाएगा। ठीक है, आओ किसको पंगा लेना हम लोग। ये है आप लोगों का FWD-200B। प्रश्न क्या बनेगा? हाल ही में चर्चा मेरा FWD-200B क्या है? तो वो क्या है? वो भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर है, मतलब बम वर्षक है, जो कि एक यूएवी है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। बात क्लियर है ना? अब देखो कुछ बात समझो, इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो कितनी है? 100 किलोग्राम, मतलब 100 ही किलोग्राम इसकी पेलोड कैपेसिटी। आपको याद होगा इससे पहले आपने एक बम पढ़ा था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। याद है? वो मुर्गा छाप वाला बम नहीं, ये वाला बम गौरव, जो कि लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है। इसका जो अगर आप वेट देखोगे तो कितना था? 1000 किलोग्राम। इसका वेट कितना था? 1000 किलोग्राम। हालांकि ये एयर टू एयर से मार करने वाला ये था आप लोगों का बम। ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये जो आप लोग अभी देख रहे हो FWD-200B, इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है, मतलब ये जितना सामान ले जा सकता है वो केवल 100 किलोग्राम। मतलब ये गौरव जैसे बम को ये आगे लेकर के नहीं जा पाएगा। ठीक है, क्योंकि गौरव भाई ये 1 टन का था, ये 1000 किलोग्राम का था, ये 100 किलोग्राम इसकी कैपेसिटी है। ठीक है क्या ये FWD-200B? तो मेल, मेल मतलब मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंडोरेंस, मतलब एक मध्यम ऊंचाई पर लंबे समय तक बना रहने वाला लड़ाकू हवाई वाहन है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे बम रखे जाएंगे और बम छोड़ सकता है। बम वर्षक हमारा कहलाएगा। ठीक है, तो मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंडोरेंस लड़ाकू हवाई वाहन के रूप में इसको शामिल किया गया। ठीक है, बातें क्लियर है? अब देखो अगला पोत देखो। अगला जो कह रहा है वो कह रहा है कि एंटी सबमरीन क्राफ्ट अग्रे और अक्षय। आपने इससे पहले क्या देखा था? एक देखा था मालपे और मुल्की। याद है कि भूल गया? याद होगा आई होप। इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड के द्वारा किया गया था, कोचीन में इसका जलावतरण किया गया था। अब यहाँ पर हम जो देख रहे हैं ये बात समझना, अग्रे और अक्षय क्या है? ये भी एंटी सबमरीन क्राफ्ट है। ठीक है, ये है क्या? तो इनका जो निर्माण है वो शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ठीक है, सॉरी पूरा नाम क्या है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, मेसर्स। मेसर्स क्या होता है ना, दरअसल आपने देखा होगा कि प्रयागराज के जो दोस्त होंगे वो एक है ना मेसर्स देहाती रसगुल्ला, दुकान पे आ जाओगे ना देहाती रसगुल्ला की दुकान पर, तो मेसर्स देहाती रसगुल्ला लिखा हुआ है। मेसर्स क्या होता है? तो मेसर्स उस कंपनी के नाम के आगे लगाया जाता है जिसमें कई सारे पार्टनर्स यहाँ पर शामिल होते हैं। ठीक है, तो मेसर्स गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जो कि कलकत्ता की एक कंपनी है, इसके द्वारा और डीआरडीओ साथ मिलकर के 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट, मालपे और मुल्की भी यही थे, ध्यान रखना। एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट मालपे और मुल्की भी वही थे, लेकिन वो अलग श्रेणी थी, वो माहे श्रेणी थी। ये जो श्रेणी है ये अलग श्रेणी है। इसके अंतर्गत जिन पोतों का निर्माण किया गया है, अगर आप ध्यान दो यहाँ पर, उनका नाम है क्या आ रहा है? अड़ाला। ठीक है, अड़ाला हो गया आप लोगों का, एंड्रोथ हो गया, ठीक है, अड़ाला एंड्रोथ, अमीनी हो गया, ठीक है, अड़ाला एंड्रोथ अमीनी, अजदीप यहाँ पर दे रहा है, अंजदीप दे रहा है। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखो अग्रे और अक्षय, यहाँ पर आप लोगों का आ रहा है, ये पूरी अलग श्रेणी है। म वाली पूरी आप लोगों की अलग श्रेणी है, ध्यान समझना। ठीक है, वो तुम्हें खासियत यहाँ पर ये ना कि पहला लेटर लगभग सिमिलर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर चीजों को समझो। ये जो आप लोगों का पूरा श्रेणी है, ये कलकत्ता की एक कंपनी, उस कंपनी का नाम है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, कलकत्ता में इसका जलावतरण कराया गया। ठीक है, और इसकी जो पहली पोत है उसका नाम है आप लोगों का अड़ाला। ठीक है, फिर एंड्रोथ,
फिर अंजदीप, फिर अमीनी। 4 ये हो गए आप लोगों के, और 5वें और छठे के तौर पर आप लोगों का अग्रे और अच्छा यहाँ पर शामिल किया गया है। टोटल 8 पनडुब्बियों का यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। अभी आप लोगों की 6 यहाँ पर दिख रही हुई है आप लोगों को, ठीक है। बात क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ पर, इतना ही पॉइंट था आप लोगों का। ध्यान रखना कि अग्रे और अच्छा क्या है। तो एक आप लोगों के एंटी सबमरीन, ठीक है, सैलो वाटर क्राफ्ट है, ठीक है, एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट आप लोगों के। अब देखो अगला पॉइंट समझो, ये बड़ा अच्छा टॉपिक, मिशन दिव्यास्त्र क्या है भाई, तो समझते हैं। मिशन दिव्यास्त्र देखो, जो हमारी डीआरडीओ है, डीआरडीओ ने अग्नि 5 मिसाइलों को क्या किया, उसमें MIRV टेक्नोलॉजी को शामिल कर दिया, ठीक है। अग्नि क्या थी? अग्नि एक बैलिस्टिक मिसाइल थी, ठीक है। इसमें हमने MIRV टेक्नोलॉजी क्या है, कहाँ समझिएगा आप लोग। MIRV की अगर हम बात करें तो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, ठीक है। ये है क्या भाई, नाम से आपको लग रहा हो कि मल्टीपल मतलब बहुत बार टारगेट किया जा रहा है किसी चीज को, ठीक है। किसके द्वारा, ध्यान समझिएगा आप लोग। तो पारंपरिक जो मिसाइलें होती है, जो ट्रेडिशनल मिसाइल्स होती हैं, उसमें जनरली सिंगल वारहेड लगा होता है, ठीक है। सिंगल वारहेड आगे लगा रहता है, वो जाता है जहां पर टारगेट है तो वहां पर जाकर के नष्ट कर देता है उस चीज को। लेकिन जब MIRV टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं तो इसमें सिंगल वारहेड नहीं होते, इसमें बहुत सारे वारहेड होते हैं, मल्टीपल वारहेड होते हैं, और ये मल्टीपल टारगेट को एक साथ जाकर के नष्ट कर सकती है, ये इसकी खासियत होती है। इससे फायदा क्या होता है कि भाई जैसे मान देखो, हर देश अपने यहाँ पर एक एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप कर रहा होता है। अभी आपने देखा कि हमारे यहाँ पर एक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप किया जा रहा था, आपने देखा ना कि 2 चरण में काम हो रहा था, PAD AAD, पृथ्वी एयर डिफेंस, ठीक है, एडवांस्ड एयर डिफेंस। आप देख रहे थे, याद है कि भूल गया? भूल गया, थोड़ा मत परेशान हो, तो मैं भी हूँ, ठीक है। तो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली जो री एंट्री व्हीकल से, इससे फायदा क्या होगा कि एक मिसाइल के आगे जो वारहेड होगा उसमें कई सारे अलग अलग विस्फोटक लगे होंगे, जो कि अलग अलग टारगेट को जाकर के नष्ट करेंगे। इससे जो शत्रु देश है, उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो सबको नष्ट नहीं कर पाएगा। ये इसका सबसे एडवांस पर्पस होता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, डीआरडीओ ने अग्नि 5 में MIRV टेक्नोलॉजी को लेस किया, और इसी पूरे प्रोजेक्ट को हमने मिशन दिव्यास्त्र का नाम दिया। ठीक है, कहाँ का परीक्षण किया गया, तो उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है, ठीक है। ध्यान रखना आप लोग, इसके साथ भारत जो है वो अमेरिका, UK, रशिया, फ्रांस, चाइना जैसे देशों की श्रेणी में शामिल हो चुका है। खतरनाक बात यहाँ पर यह कि पाकिस्तान ने MIRV टेक्नोलॉजी से लैस एक मिसाइल, इसका नाम है अबाबील, इसका परीक्षण बहुत पहले ही कर चुका है। ऐसा दावा उसने किया कि नहीं किया मुझे नहीं पता, ठीक है। ऐसा उसने दावा किया है कि इसने उसका परीक्षण 2017 में ही किया जा चुका है, ठीक है। तो पाकिस्तान के पास अबाबील है, अब भारत के पास क्या हो गया, अग्नि 5 हो गया। आओ भाई आओ, खेलते हैं हम लोग, दीपावली मनाते हैं, ठीक है। ये काम यहाँ पर हम लोग के द्वारा किया जा रहा है। अब देखो ये आप लोगों का, यहाँ पर आप चाहो तो इसको भी समझ सकते हो। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो मिसाइल होते हैं उसमें जनरली ट्रेडिशनल मिसाइल्स में एक वारहेड लगा रहता है, जबकि जो MIRV टेक्नोलॉजी वाले मिसाइल्स होते हैं उसमें कई सारे वारहेड लगे रहते हैं, ठीक है। ये इसकी खासियत होती है। अब देखो यहाँ पर आप, जब मिसाइल छोड़ा जा रहा है इसमें कई सारे वारहेड थे, अब ये वारहेड अलग अलग टारगेट पर, अलग अलग जगह पर जाकर के चीजों को नष्ट करने में सक्षम है। ये इसकी खासियत यहाँ पर, ठीक है। अलग अलग टारगेट को ये नष्ट कर सकते हैं। इसी पूरे प्रोजेक्ट को हमने मिशन दिव्यास्त्र का नाम दिया है। अग्नि 5 से इसको लैस किया जा रहा है, ठीक है। ये इसकी खासियत है, तो ये बात ध्यान रखना आप लोग। जो अग्नि 5 है वो पारंपरिक मतलब ट्रेडिशनल और नाभिकीय न्यूक्लियर दोनों प्रकार के वारहेड को ले जाने में सक्षम है, ठीक है। दोनों प्रकार के वारहेड को ले जाने में ये सक्षम है। अब देखो भाई अगला टॉपिक, प्रश्न ये पूछा था कि हाल ही में चर्चा मेरा MIRV टेक्नोलॉजी क्या है या फिर किससे संबंधित है, तो मिसाइल से संबंधित है, ध्यान रखना आप, ठीक। अगला देखो, कह रहा भारत का पहला मेड इन इंडिया ASTDS टग ओशन ग्रेश। इतनी बातें समझो क्या है, नाम एक चीज का है, उसका नाम दे रहा है यहाँ पर ओशन ग्रेश। ओशन ग्रेश, ओशन ग्रेश है क्या, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये रहा, ये आपका ओशन ग्रेश है, ठीक है। तो यहाँ पर नाम लिखा भी हुआ है ऊपर, दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा होगा यहाँ, ये नाम दिख रहा है, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ओशन ग्रेश, ठीक है। यही है ओशन ग्रेश, है क्या भाई, एक टग है। टग क्या होता है, ध्यान समझिएगा आप लोग। तो टग एक प्रकार के विशेष पोत या नाव होते हैं जिन्हें अन्य बड़े पोतों को बंदरगाहों के अंदर और बाहर ले जाने के लिए डिजाइन किया जाता है, ठीक है। बड़े बंदर जो बड़े पोत हैं भाई, वो क्या है भाई,
वो उनके लिए बायंसी फोर्स बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, कम सेलो वाटर्स में वो काम नहीं कर पाता इसी प्रकार से। तो उनको मूव कराने के लिए हम टग का प्रयोग करते हैं, जो कि खींच करके ढकेल करके बड़े पौधों को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाता है, इसको हम कहते हैं टग। तो हाल ही में भारत में क्या हुआ, ओशन ट्रे जो कि बड़े पोतों को खींचने वाली एक छोटी नाव है, इसका निर्माण किया गया है, ओशन ओशन ग्रेस का। ठीक है, ओशन ग्रेस का निर्माण किया गया है। इसको हम क्या कह रहे हैं, 60T बोलार्ड पुल कह रहे हैं, 60T बोलार्ड पुल। अब यहाँ पे देख रहे हो ASTDS क्या है, देखो, अप्रूव्ड स्टैंडर्डाइज्ड टग डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन। ठीक है, नाम मत याद करो, फुल फॉर्म मत याद करो, बस समझ लो एक बार क्या कह रहा है कि ओशन ग्रेस एक प्रकार का टग है जो कि बड़े पोतों को बंदरगाहों से खींच करके या ढकेल करके एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाएगा। ये भारत का पहला स्वदेश निर्मित ASTDS एक सर्टिफिकेशन सिस्टम है, अप्रूव्ड स्टैंडर्डाइज्ड टग डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन, जिसका नाम क्या दिया हुआ है, ओशन ग्रेस। तो ओशन ग्रेस आप लोगों का यहाँ पर ये चीज है, याद रहेगा। इसी के अंतर्गत भारत ने एक यहाँ पर काम और किया। अच्छा, इसका जो निर्माण है ओशन ग्रेस का, यहाँ पर दिया नहीं इस बुक में, आप लोग चाहो तो नोट कर लेना, एक्स्ट्रा पॉइंट है। ठीक है, इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड के द्वारा किया गया है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भारत का पहला स्वदेश निर्मित टग है, ASTDS सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये एक पॉइंट ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अब देखो ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम, ये क्या है भाई, तो हमने एक लक्ष्य रखा हुआ है कि 2030 तक सभी टग, जितने भी टग आप लोग देख रहे थे, उनमें से कम 50% को हम ग्रीन टग में परिवर्तित करेंगे। मतलब क्या कि सभी टग बोटों को मेथनॉल, अमोनिया और हाइड्रोजन जैसे गैर जीवाश्म नॉन फॉसिल फ्यूल से चलाने का हमने लक्ष्य रखा हुआ है। लेकिन 2030 तक 50% टग्स को यहाँ पर कन्वर्ट किया जाएगा ग्रीन टग के। ठीक है, GTTP, ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। क्लियर है, सिंपल टॉपिक है, बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, परेशान होते आप लोग। देखो अगला टॉपिक, पहला कह रहा है केजी प्रोजेक्ट। केजी क्या है भाई, कृष्णा गोदावरी बेसिन की बात की जा रही है यहाँ पर, कृष्णा गोदावरी बेसिन की। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, इसलिए और इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि PM जी की भूमिका यहाँ पर आ चुकी है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कृष्णा गोदावरी, ठीक है, बेसिन में एक KGDWN 98/2 ब्लॉक है। और इसे इतना लंबा नाम याद करना है मत याद करो, केजी मतलब पता है ना, कृष्णा गोदावरी। DWN 98/2 एक ब्लॉक है, वहां से भारत का पहला कच्चा तेल क्रूड ऑयल वाहक पोत, उसका नाम क्या है, स्वर्ण सिंधु। मैंने आपसे कहा था ना कि स्वर्ण सिंधु आप लोग ध्यान रखना है। कब मैंने आप लोगों को बताया था इसके बारे में, याद है, जब हम लोग इससे पहले समुद्र प्रताप का डिस्कस कर रहे थे। समुद्र प्रताप क्या था, पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल था, आपको याद होगा। ठीक है, तो समुद्र प्रताप को जब मैं जिक्र करता, मैंने कहा था कि भारत में भी एक स्वर्ण सिंधु है जो कि क्रूड ऑयल्स को लेकर के जाता है। रिसेंट में इसने पहले कच्चा तेल वाहक स्वर्ण सिंधु को अभी मोदी जी ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। ठीक है, ये जो तेल है, इस तेल का नाम क्या रखा गया है, KG 98/2। ठीक है, ये निम्न सल्फर वाला स्वदेशी कच्चा तेल है, ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट इसीलिए है। ये जो पूरा काम किया जा रहा है किसके द्वारा किया जा रहा है, ONGC के द्वारा। ठीक है, ONGC के द्वारा ये पूरा कृष्णा गोदावरी क्षेत्र में और तेल का सफलतापूर्वक निष्कासन किया जा रहा है। और इसको लेकर के जो ये पहला पोत था, ये कहाँ पर गया था, तो मंगलुरु रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड लेकर गया था। ठीक है, तो स्वर्ण सिंधु ने केजी बेसिन से मंगलुरु रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड तक लेकर के ये कच्चे तेल को गया था। ये निम्न सल्फर वाला स्वदेशी कच्चा तेल है, पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। स्वर्ण सिंधु का निर्माण बहुत पहले हो चुका, 2010 में ही हो चुका था। ये भारत का एक तेल वाहक पोत है। ये न्यूज में हाल में इसलिए रहा कि केजी बेसिन 98/2 डाउन जो ब्लॉक है, वहां से पहली बार तेल का निकाला गया है और मोदी जी ने इसको हरी झंडी दिखाई थी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ठीक है, अब देखो अगला है, उसका नाम क्या कह रहा है यहाँ पर, अगला जो टॉपिक दिया गया उसका नाम क्या है यहाँ पर, विसुराड। ठीक है, कहोगे सर ये क्या है, विसुराड क्या है, फुल फॉर्म में फोकस करो इसके। ठीक है, फुल फॉर्म क्या कह रहा है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ये आपका इसका पूरा नाम है। ठीक है, इसका पूरा नाम है, ये है क्या भाई ना समझिएगा। तो इसका निर्माण किसने किया, इसका निर्माण किया आपका DRDO। भाई DRDO के कौन संगठन है, DRDO को तो कोई लेबोरेटरी होगा, क्या नाम है उसका, है रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद। देखो ये भी प्रश्न पूछ सकता है, DRDO के सेंटर्स कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है, तो एटलीस्ट जितने न्यूज में आ रहा है उनका तो सेंटर याद रखो भाई कि रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद में है। ठीक है,
डीआरडीओ का हेडक्वार्टर दिल्ली में, उसकी जो अलग अलग प्रयोगशाला उनका अलग अलग जगह पे हेडक्वार्टर बना हुआ है, ठीक। तो डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, स्वदेशी रूप से विकसित है, ठीक है क्या विश्वराज? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, बहुत ही कम दूरी का, ठीक है। अगर कोई दुश्मन का यूएवी आ रहा है, कोई दुश्मन का हवाई जहाज आ रहा है, तो उसको बहुत कम दूरी से हम इसको नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका परीक्षण कहाँ से किया गया? तो उड़ीसा के चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से इसका परीक्षण यहाँ पर किया गया है। ध्यान रखना कि जिसका परीक्षण किया गया वो सतह से संचालित किए जाने वाले एक सचल प्रक्षेपक, मतलब एक प्रकार का कोई व्यक्ति भी इसको लेकर के प्रक्षेपित कर सकता है, खास बात यहाँ पर ये है, ठीक है। तो डीआरडीओ ने भी हाल ही में विश्वराज जो कि शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है का परीक्षण किया, जो कि सफल रहा परीक्षण। इसका निर्माण डीआरडीओ ने किया था। और यही पर एक टॉपिक फिर से आ जाता है न्यूज में, इसको हम कहते हैं मैनपैड। मैनपैड क्या है भाई? मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ये देखो एक सैनिक अपने कंधे पर रख करके इसको चला दे रहा है, ठीक है। ये इसकी खासियत है, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम की, ठीक है। सरफेस टू एयर मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी सिपाही इसको कहीं पर भी लेकर जा सकता है। तो सतह से सचल प्रक्षेपक, जो व्यक्ति मूव कर सकता है, उसके द्वारा इसका प्रक्षेपण किया जा रहा है। क्लियर है? याद रहेगा मैनपैड भी आप लोगों को। अब आगे देखो, अगालेगा आइलैंड। पहला पॉइंट क्या कि अगालेगा आइलैंड किस देश में लोकेटेड है? कहां पर है? मॉरिशस में। मॉरिशस की अगालेगा आइलैंड पर दो चीजों का उद्घाटन किया गया, एक एयर स्ट्रिप, चलो छोड़ो याद रहेगा, दूसरा जो नाम है, नाम ध्यान रखना, सेंट जेम्स जेटी, ठीक है। प्रश्न क्या पूछेगा? हाल ही में चर्चा में रहा सेंट जेम्स जेटी कहां पर है? आपने अगालेगा आइलैंड याद करके बैठे हुए हो, ध्यान रखना। जेटी का नाम भी ध्यान रखो, सेंट जेम्स जेटी, जो कि अगालेगा आइलैंड पर है। अगालेगा आइलैंड पर, जो कि मॉरिशस में, एक एयर स्ट्रिप और एक घाट का उद्घाटन किया गया है, किसके द्वारा? तो ध्यान रखना यहाँ पर भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ, जुगनौथ, ये नाथ संप्रदाय के हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, बट जुगनौथ याद कर लो आप, ठीक। तो प्रविंद जुगनौथ जो कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री, उनकी और भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, ध्यान रखना ये बात, ये गलती मत करना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया है। क्यों भाई, भारत की भूमिका यहाँ पर क्या उद्घाटन करने में? दरअसल ये जो घाट है या फिर जो एयर स्ट्रिप है, इसके माध्यम से भारत क्या करेगा? यहाँ पर अपनी डिफेंस क्षमता को बढ़ावा देगा। कैसे बढ़ावा देगा भाई? तो इस पट्टी और जेट्टी के उद्घाटन के बाद भारत जो मोजाम्बिक चैनल है उस पर अपनी समुद्री गश्ती को बढ़ावा दे सकता है। भारत क्या करेगा? इस पर अपना बेस स्थापित करेगा मॉरिशस के इस अगालेगा आइलैंड पर, और वहां से मोजाम्बिक चैनल जो है उसकी पूरी समुद्री गश्ती सुनिश्चित करेगा। तो भारतीय नौसेना का पूरे उस दक्षिण अफ्रीकी क्षेत्र में अपना एक जो महत्व है उसको कायम करने की एक ये बहुत अच्छा प्रयास है, ठीक है। तो मॉरिशस के साथ ये आप लोगों को एक पहल याद होगी, समझ में आ गया होगा, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर तो कुछ पॉइंट्स और भी कह रहा है, आपने करंट अफेयर से पढ़ा भी होगा कि जो मॉरिशस है उसके भारत के प्रधानमंत्री और लोगों ने मिलकर के बहुत चीजें साइन की, जैसे कि यूपीआई और रुपए को हमने क्या किया है? लॉन्च किया है एकीकृत करके। इसके अलावा मॉरिशस विश्व का ऐसा पहला देश है जहां पर भारतीय जन औषधि परियोजना को लागू किया गया है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। आपने राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ा भी होगा, मैं श्योर हूँ। अब देखो अगला पॉइंट समझो। अगला पॉइंट कह रहा है समर। समर क्या है भाई? सरफेस टू एयर मिसाइल एस्योल्ड रिटेलिएशन। आपको उसे लिखना, सारा फुल फॉर्म कैसे याद होगा? कुछ नहीं है भाई, सब सिमिलर चीजें हैं, एक बार बस समझने का प्रयास करो, ये फुल फॉर्म सब याद हो जाएगा, ठीक है। सरफेस टू एयर मिसाइल एस्योल्ड रिटेलिएशन, रिटेलिएशन कर रहे हैं, हमारा एक डिफेंस सिस्टम है। रिटेलिएशन कब करेंगे भाई? दुश्मन ने हमला किया, हम उसको रिटेलिएट कर रहे हैं, ठीक है। इसका परीक्षण कहां से किया? पोखरण रेंज से किया गया है। और इसमें किया क्या गया इस बात को समझिएगा आप लोग, ठीक है। मैं देख लेता हूँ मैं भी क्या क्या गया। हाँ सॉरी, देखिए समर इस एयर डिफेंस सिस्टम का 2 बार एक्सपेरिमेंट हुआ है, दोनों बार नोट करें ना कब कब हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आपका एक अस्त्र शक्ति एक्सरसाइज था वायुसेना का, ठीक है, अस्त्र शक्ति 2023 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका नहीं, श्रीलंका आंध्र प्रदेश में हुआ था। तो पहला परीक्षण उसका वहां से किया गया, ठीक है। दूसरा परीक्षण कहाँ से किया गया? दूसरा परीक्षण वायु शक्ति एक्सरसाइज हुआ था अभी रिसेंट में 2024 में। कहाँ से? पोखरण रेंज से, ठीक है, पोखरण रेंज से राजस्थान। तो वहां से इसका सेकंड परीक्षण किया गया। आप देख लो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, क्या कह रहा है कि जिसका परीक्षण है वो पोखरण रेंज से किया गया। और 2023 में इसका परीक्षण कहाँ से किया गया था? आप देख लो यहाँ पर दिया भी होगा,
कि श्रीलंका एयरफोर्स स्टेशन आंध्र प्रदेश से किया गया। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को दोनों चीज एक ही अच्छे से समझा दिया यहाँ पर कि पहला परीक्षण इसका अस्त्र शक्ति एक्सरसाइज 2023 जो कि श्रीलंका आंध्र प्रदेश में हुआ था वहां पर हुआ था। सेकंड इसका एक्सपेरिमेंट वायु शक्ति एक्सरसाइज 2024 जो कि पोखरण रेंज में हुआ था वहां से किया गया। ठीक है, समर है क्या, तो सरफेस टू एयर मिसाइल एस्योर्ड रिटेलिएशन प्रोग्राम है। हम केवल मिसाइल थोड़ी बनाएंगे, हम मिसाइल बनाएंगे, वो दुश्मनों पर हमला करना है, लेकिन अगर कोई दुश्मन हमारे पर हमला करता, हम सुरक्षा भी तो सुनिश्चित करेंगे पहले अपनी। तो हम एयर डिफेंस सिस्टम पर भी लगातार काम कर रहे हैं। आपने बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम अभी तक देख लिया। आपने ये देखा विस्वराड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम देखा, आपने इससे पहले बैलिस्टिक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम देखा, आप यहाँ पर समर देख रहे हो। सबका मतलब समझो, इन सबको एक साथ नोट कर लोगे ना, सब याद हो जाएगा अभी। ठीक है, अब देखो आईएनएस संधायक, ये क्या है भाई? आईएनएस संधायक साथ में आप लोगों को एक आईएनएस और समझा दे रहा हूँ यहाँ पर तुरंत। ठीक है, लगे हाथ। वो यहाँ पर यह है कि आईएनएस निरूपक। ठीक है, आईएनएस संधायक और आईएनएस निरूपक दोनों साथ में याद करो आप लोग। ठीक है, देखो है क्या, हाल ही में भारत में आईएनएस निरूपक को सेवा मुक्त किया गया। ठीक है, मतलब इसको रिटायर कर दिया। लगभग 38 साल इसने अपनी जॉब किया था और बहुत ही शानदार इसने जॉब किया था। 38 वर्षों तक इसने जॉब किया था और इसका जो सेवा मुक्त किया गया, कहाँ से किया गया? विशाखापट्टनम से किया गया है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये है क्या, तो एक सर्वे शिप था। अब देखो एक सर्वे शिप को रिटायर किया जा रहा, तो एक सर्वे शिप को लेकर के भी आ जाएगा। आईएनएस निरूपक को रिटायर किया गया और आईएनएस संधायक को हमने क्या किया, यहाँ पर लेते आया। तो आईएनएस संधायक क्या है? ये भी एक प्रकार का, यहाँ पर ध्यान दो, देखो एक सर्वेक्षण पोत है, एक सर्वे पोत ये भी है। ठीक है, तो आईएनएस निरूपक रिटायर हो रहा है। कहाँ से रिटायर हो रहा है? विशाखापट्टनम से। तो विशाखापट्टनम में ही हमने आईएनएस संधायक को लेकर के आ गए। ठीक है, 4 पोत यहाँ पर बनने वाले, आईएनएस संधायक, आईएनएस निर्देशक, आईएनएस इच्छक, आईएनएस संशोधक, ये चारों बन चुके हैं। नौसेना में शामिल करने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। आईएनएस संधायक को शामिल कर लिया गया है। संधायक का मतलब होता है विशेष खोज करने वाला। ठीक है, संधायक का मतलब होता है विशेष खोज करने वाला। तो रिसेंट में आईएनएस संधायक को हमने क्या किया, अपनी नौसेना में शामिल कर लिया है। 4 पोत यहाँ पर है, संधायक, निर्देशक, इच्छक और संशोधक। निरूपक रिटायर हुआ है और संधायक यहाँ पर आया है। ठीक है, निरूपक जिसको रिटायर किया गया उसने 38 साल जॉब किया था यहाँ पर। और अच्छी बात यहाँ पर यह कि हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में इसकी भूमिका बेहद खतरनाक है, बेहद शानदार है। इसने केवल यही नहीं, इसने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यक्रम में भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। 2004 में जो सुनामी आया था उसमें इंडोनेशिया में ऑपरेशन गंभीर चलाया गया था। याद होगा आप लोगों को सुनामी के बारे में। तो ऑपरेशन गंभीर में आईएनएस निरूपक ने बहुत अच्छा काम किया था। ठीक है, आईएनएस निरूपक ने बहुत अच्छा काम किया था। कहां पर? इंडोनेशिया में। याद रहेगा? क्लियर है? बहुत अच्छा पॉइंट था, बहुत बेसिक पॉइंट था। अब देखो अगला 2-3 पॉइंट आप लोग और समझो। यहाँ पर 2 ही टॉपिक बचा भी है, अब खत्म हो गया सारा टॉपिक। ठीक है, देखो कुछ बचा तो है नहीं, इधर सब चीज़ हो गई। यहाँ पर एक पॉइंट बचा, अगर आप चाहो तो नोट कर सकते हो। मैं एक अच्छा पॉइंट बता सकता हूँ यहाँ, क्योंकि स्टैटिक पॉइंट है, कई बार हो सके प्रश्न इससे पूछ ले। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो लगातार नॉट के बारे में। नॉट होता क्या है समझो। नॉट का मतलब होता है 1 नॉटिकल माइल पर आवर, ये स्पीड होती है। देखो जो नॉटिकल माइल होता है ना, वो स्टैंडर्ड माइल के कंपैरिजन में बड़ा होता है। मतलब 1 नॉटिकल माइल जो होता है वो लगभग लगभग आपका 1.15 स्टैंडर्ड माइल के बराबर होता है। मतलब स्टैंडर्ड माइल से थोड़ा सा बड़ा होता है नॉटिकल माइल। तो जो नॉट स्पीड, नॉट जो यूनिट होती है, नॉट किसी भी नेविगेशन सिस्टम के लिए जो हम स्पीड यूज़ कर रहे होते हैं उसकी स्पीड होती है। ठीक है, तो नॉटिकल माइल पर आवर होती है। यहाँ पे जो नॉट दिया गया ना, ये है। पेपर से प्रश्न पूछ सकता है कि नॉट क्या होता है, नॉट किस चीज़ की यूनिट है। ठीक है, किसी पोर्ट की यूनिट को हम लोग नॉट के टर्म में मेजर करते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, देखिए ये टॉपिक क्या कह रहा है, इसका नाम है कि ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। आप इसका नाम याद करो ऐसे, ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी। ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग ये है क्या भाई? नाम से इस पर ऑटोनॉमस है, फ्लाइंग विंग है, मतलब एक प्रकार का ये क्या है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, एक प्रकार का ड्रोन है। ठीक है, टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर मतलब ये होता है कि हम किसी तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। तो हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा भारत का, ठीक है, स्वदेशी रूप से विकसित एक फ्लाइंग विंग जो कि मानव रहित विमान, एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, इसका परीक्षण किया गया। कहां से परीक्षण किया गया? तो कर्नाटक में चित्रदुर्ग स्थित जो एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज है वहां से इसका हमने परीक्षण किया। परीक्षण किसने किया? डीआरडीओ ने किया। ठीक है,
हुआ क्या इसके अंतर्गत, ये है क्या दरअसल, तो एक ऐसा अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जो जमीन पर स्थित रडारों, पायलट आदि की आवश्यकता के बगैर स्वायत्त लैंडिंग करने में सक्षम है। मतलब अगर पायलट न भी रहे तो ये ड्रोन अपने आप लैंडिंग कर सकता है। अब इसका प्रयोग क्या किया जाएगा भाई, कहीं बम गिराने के लिए भारत प्रयोग करेगा, तो भारत के द्वारा विकसित इस मानव रहित वायुयान को अमेरिका के B2 बॉम्बर जेट की तर्ज पर डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो ये है भारत का ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग। हाल ही में इसका टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ, किसके द्वारा, DRDO के द्वारा। कहाँ से, तो कर्नाटक में चित्रदुर्ग के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से किया गया है। एक प्रकार का ऐसा UAV है जो कि बिना पायलट के भी स्वायत्त लैंडिंग करने में सक्षम है। समझ में आ रही है, बातें क्लियर हो रही है भाई। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आराम से समझने का प्रयास करो। अगला टॉपिक देखो, अगला टॉपिक है INS इम्फाल। है क्या भाई INS इम्फाल, तो INS इम्फाल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहला ऐसा युद्धपोत है जिसका नाम नॉर्थ ईस्ट के किसी शहर के नाम पर रखा गया है। ध्यान रखना, INS इम्फाल पहला ऐसा युद्धपोत है जिसका नाम नॉर्थ ईस्ट के किसी शहर के नाम पर रखा गया है। ये बात ध्यान रखना आप लोग। अभी इसमें करेंगे क्या हम लोग INS इम्फाल के अंतर्गत, ठीक है। और अच्छी बात यहाँ पर क्या बताया, इसका निर्माण सबसे कम समय में हुआ है, अभी तक के सबसे कम समय में इसका निर्माण किया गया है। इसके माध्यम से हम इस पोत से विस्तारित मतलब एक्सटेंडेड रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण भी कर चुके हैं। बात ध्यान रखना, यह पोत परमाणु, जैविक और रासायनिक युद्ध की स्थितियों में लड़ने के लिए सुसज्जित है। ये इसकी खासियत है। दरअसल एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट का नाम था परियोजना 15B। ठीक है, एक प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट 15B। इसके अंतर्गत कई सारे पोतों का निर्माण किया जाना था, 4 पोतों का निर्माण होना था। उनमें जो पहली पोत, उसका नाम क्या है, विशाखापत्तनम पोत। ठीक है, तो INS विशाखापत्तनम आपने देखा भी होगा। INS विशाखापत्तनम, INS मर्मागुआ, INS इम्फाल और INS सूरत। INS विशाखापत्तनम आ चुकी है, नौसेना में शामिल हो चुकी है। INS मर्मागुआ ये भी शामिल हो चुकी है। INS इम्फाल पहला ऐसा पोत है जिसका निर्माण नॉर्थ ईस्ट किसी शहर के नाम पर रखा गया है, इसको भी हाल में शामिल कर लिया गया है। INS सूरत बचा हुआ है जिसको शामिल किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रश्न क्या पूछेगा, प्रश्न पूछेगा प्रोजेक्ट 15B जिसके अंतर्गत विशाखापत्तनम श्रेणी के पोतों का निर्माण किया जा रहा है, उनमें चौथी पोत कौन सी होने वाली है। ठीक है, तो INS सूरत होने वाली है, INS इम्फाल जो कि आ चुकी है। क्लियर है भाई बात, ठीक है। यहाँ पर नाम में वो पहला लेटर वाला कॉन्सेप्ट नहीं लागू होता है, ये शहर के नाम में अलग अलग शहरों के नाम ऐसे रखे गए हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, बट ठीक है, एक अच्छा पॉइंट है, याद कर लेते हैं हम लोग। विशाखापत्तनम, मर्मागुआ, इम्फाल और सूरत, ये 4 प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत पोतों का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। क्लियर है भाई, है ना। अब देखो, इसमें 75 प्रदेशी स्वदेशी उपकरणों का प्रयोग किया गया है। नॉट, वही नॉट क्या बता रहा है, गति बता रहा है, स्पीड को बता रहा है किसी पोत की। ठीक है, समुद्री मील में बता रहा है, ध्यान रखना आप। ठीक है, तो नॉट क्या होता है, नॉटिकल माइल पर आवर के स्पीड में बताई जाती है, जो कि स्टैंडर्ड माइल से ज्यादा होती है। अब देखो, ये लास्ट टॉपिक आप लोगों का आज का है, और इसके बाद मैं क्या करूंगा, पूरे टॉपिक का रिवीजन कराऊंगा आप लोग, ध्यान समझिएगा। प्रलय मिसाइल, प्रलय मिसाइल का हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। क्या प्रलय मिसाइल भाई, तो DRDO ने, ध्यान रखना, DRDO ने उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से प्रलय मिसाइल का परीक्षण किया। प्रलय है क्या, बात समझना इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत अच्छा समझा रहा हूं। एक प्रकार की शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। कुछ कुछ चीजें क्लिक कर रही है, बैलिस्टिक मिसाइल, अग्नि, ध्यान आ रहा है, वहां पर आपने कई प्रकार के देखा था, अग्नि 5 देखा, अग्नि प्राइम देखा। ठीक है, याद आ रहा है ना, अग्नि 4 देखा। ये जो मिसाइल है इसका नाम है सॉल्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इसका नाम है प्रलय। तो प्रलय भी एक प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये सॉल्ट रेंज की है, मतलब इसकी जो रेंज मारक क्षमता होगी वो 350 से लेकर के 1000 किलोमीटर के मध्य में होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं कितनी है, यहाँ पर दिया होगा, कह रहा है कि 350 से 500 किलोमीटर है। हमको केवल नाम पता था और मैं समझ गया कि इसकी रेंज कितनी हो सकती है। ठीक है, 350 से 500 किलोमीटर। अब अगर यहाँ पर आप कुछ पॉइंट समझोगे तो ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। क्यों भाई, आपने देखा क्या कि बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो ऐसे लॉन्च की जाती है, ऐसे ऐसे लोअर अर्थ ऑर्बिट में जाती है एटमॉस्फेयर के बाहर, और फिर वापस आकर अपने टारगेट को लस्ट करती है। ठीक है, तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है बैलिस्टिक मिसाइल। तो प्रलय एक प्रकार की सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी क्षमता 350 से 500 किलोमीटर के मध्य में है। यह केवल कन्वेंशनल वारहेड को वहन करेगी, न्यूक्लियर वारहेड को वहन नहीं करेगी। ये बात यहाँ पर बहुत ही क्लियर मेंशन किया गया है। ये सब बातें आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, इस मिसाइल को पृथ्वी रक्षा व्हीकल मतलब पृथ्वी डिफेंस व्हीकल नामक एक
एक्सो एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेयर के बाहर जा करके, ठीक है, इंटरसेप्टर मिसाइल के वितरण के तौर की संज्ञा दी जा रही है। ठीक है, कि भाई ये बाहर जा रहा है, फिर आ रहा है, प्रलय मिसाइल है, बहुत ही खतरनाक मिसाइल है, ध्यान देना आप लोग। ठीक है, तो ये पूरा आप लोगों का टॉपिक हो गया। प्रश्न पूछेगा कि प्रलय क्या है, तो प्रलय एक प्रकार का शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि केवल कन्वेंशनल वारहेड को लेकर के जाएगा। ठीक है, इसकी रेंज 350 से 500 किलोमीटर के मध्य में है। ये आप लोग प्रलय मिसाइल यहाँ पर देख भी सकते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ा जाए। अब देखो, अब रिवीजन है। युद्धाभ्यास वाला जो पूरा टॉपिक है निशांत सर ने आपको एक अलग वीडियो में करा दिया है, तो वो याद करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं। उन्होंने बहुत सारे ट्रिक्स बताए याद करने के लिए, अच्छे ट्रिक्स है, बहुत शानदार ट्रिक्स है। वो ट्रिक्स से आप लोग उन टॉपिक्स को याद कर लेना है। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा रिवीजन कराता हूँ आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों की ये पूरी क्लास 1.5 घंटे की हो चुकी है। अब हम लोग समझेंगे कि इस टॉपिक को याद कैसे करें और क्या क्या चीज़ याद करनी है। मैं बार बहुत शॉर्ट में रिवीजन करा, ध्यान समझिएगा। जोरावर, मैंने कहा था जोरावर एक लाइट टैंक है जिसका निर्माण स्वदेशी तौर पर किया गया। किसने किया है? तो डीआरडीओ और एलएनटी। डीआरडीओ का एक प्रयोगशाला, उसका नाम है सीवीआरडीई, कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। तो डीआरडीओ और एलएनटी ने मिलकर के जोरावर का निर्माण किया है। जोरावर कौन थे? जोरावर लद्दाख और पश्चिमी तिब्बत में चाइना की सेना के अगेंस्ट उन्होंने एक बहुत ही शानदार सैन्य अभियान किया था 19वीं शताब्दी की बात है, मतलब भारत आजाद होने से पहले की घटना है। इनके स्मृति में हमने इस टैंक का नाम रखा है जोरावर। ये कहाँ पर सेवा प्रदान करेगा? तो ये प्रदान करेगा आपको लद्दाख और तिब्बत के क्षेत्रों में ही सेवा प्रदान करेगा। खास बात यहाँ पर ये दोस्तों ध्यान समझिएगा आप लोग कि इसको हम लोग वायु मार्ग के माध्यम से भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक हल्का युद्धक टैंक, एक लाइट टैंक है। तो ऐसे स्थान पर जहां पर बहुत जल्दी टैंक का पहुंच पाना मुश्किल होता है, वहां पर हम एयर सपोर्ट के माध्यम से इस टैंक को वहां पर उतार सकते हैं। ये इसकी खास बात है। ठीक है, 25 टन का ये पूरा टैंक है। और इसकी खास बात आप लोग यहाँ पर ये सारी बातें ध्यान रखना है। इसका परीक्षण कहाँ पर किया गया? तो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका परीक्षण अभी रिसेंट में किया गया है। सारी बातें क्लियर हो गई, याद हो गया पूरा टॉपिक। अब देखो अगला पढ़ो, VLSRSCM। ये क्या भाई? वर्टिकल लॉन्च सॉल्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। नाम में ही पूरा बातें छिपी हुई है। ठीक है, ये आप दोनों देख रहे थे आप लोग, वर्टिकल लॉन्च, ठीक है, सॉल्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। सॉल्ट रेंज है भाई, ध्यान समझिएगा आप लोग। इसका परीक्षण कहाँ से किया गया? इसका परीक्षण उड़ीसा के ITR से किया गया। चांदीपुर में जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है वहां से इसका परीक्षण किया गया है। और कम ऊंचाई पर, ठीक है, कम ऊंचाई पर, क्योंकि सॉल्ट रेंज है, ठीक है, वर्टिकल लॉन्च है, ऊंचाई पर है लेकिन कम ऊंचाई पर है, और तेज गति से उड़े किसी हवाई लक्ष्य को भेजने के लिए हमने उसका निर्माण किया। जैसे मानो पाकिस्तान ने कोई ड्रोन भेजा, ठीक है, उसको मारे गिराना है, हम क्या करेंगे? हम VLSRSCM को छोड़ देंगे, भाई जाओ, ठीक है, नष्ट करके आ जाओ उसको। तो ये इसकी खास बात यहाँ पर रहेगी। अब देखो कह रहा है कि ये जो है ये पोत से दागी जाने वाली एक हथियार प्रणाली, मतलब शिप बॉर्न सिस्टम है। ठीक है, शिप बॉर्न सिस्टम है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अगला कह रहा है मालपे और मुल्की। मालपे और मुल्की मैंने आपको बताया था कि एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है। 8 पोतों का निर्माण किया जा रहा है, किसके द्वारा? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, माहे श्रेणी की 8 पोत है। इनका नाम रणनीतिक बंदरगाहों के नाम पर रखा गया, जैसे कि माहे, मालवन, मांगरोल, मालपे, मुल्की। मालपे और मुल्की कर्नाटक के कोस्टल एरियाज है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। ठीक है, ये 2 काम करेगा। लीमो मतलब लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशंस करेगा, और माइन लेइंग ऑपरेशंस में अपनी भूमिका को यहाँ पर निभाने वाला है। ठीक है, बात क्लियर है। अब देखो उसके बाद आपको मैं यहीं पर एक बात और समझा देता हूँ, जो हमने 8 पोत एक बार और देखा था आगे चल करके, मैं उसको भी यहीं पर याद करा दूँ ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। ठीक, अग्रे और अच्छे वाला जो था टॉपिक ना, अग्रे और अच्छे, देखो अग्रे और अच्छे क्या है, ये भी 8 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। इसका जो निर्माण है ये मेसर्स गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा किया जा रहा है। वो आपका दूसरा था, ये आपका दूसरा है। ठीक है, बात क्लियर हो गया। इसमें अड़ाला, एंड्रोथ, अंजदीप, अमीनी, ठीक है, और अग्रे और अच्छे शामिल है। वहां पर आप लोगों के माहे दिखाते हैं, माहे, मालवन, मांगरोल और मालपे और मुल्की यहाँ पर शामिल थे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। दोनों में 8-8 पोर्ट थे। यहाँ पर कोचीन शिपयार्ड है, वहाँ पर एक गार्डन रिच मेसर्स करके एक संगठित कंपनी है, वो यहाँ पर शामिल है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब देखो अग्नि 4, आपने अग्नि, इस पूरे टॉपिक में आपने अग्नि 3-4 बार पढ़ा है। अग्नि 4 आपने पढ़ा, आपने अग्नि 5 पढ़ा, आपने अग्नि प्राइम पढ़ा। ठीक है, और आपने इसके बाद एक लास्ट में प्रलय मिसाइल पढ़ा जो कि बैलिस्टिक मिसाइल था। अग्नि 4 क्या है? ये भी एक बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटरमीडिएट रेंज है। तो इसकी जो कुल क्षमता है वो करीब 4000 किलोमीटर की रेंज इसकी है। इसका निर्माण स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड और DRDO ने मिलकर के किया हुआ है।
उड़ीसा की चांदीपुर से हमने इसका परीक्षण किया रिसेंट में, ठीक है। बैलिस्टिक क्या होता है, क्रूज क्या, तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा दिया है। अग्नि 4 में हमने 5वीं पीढ़ी के एडवांस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज किया है। इसमें सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए कि भाई अपने टारगेट पे जाके हिट करे, हमने रिंग्स और मिंग्स टेक्नोलॉजी को यहाँ पर लिंक किया हुआ है, ठीक है। रिंग्स और मिंग्स टेक्नोलॉजी को हमने लिंक किया हुआ है, ठीक है। ये जो पूरा मिसाइल है, इस मिसाइल में हमने एक री एंट्री हीट शील्ड का प्रयोग किया है, ताकि बाहर के टेम्परेचर और अंदर के टेम्परेचर में अंतर बना रहे। जो हमको एक अंदर स्टेबल टेम्परेचर चाहिए, वो सुनिश्चित रहे उस मिसाइल के संचालन के लिए, इस बात के लिए हमने री एंट्री हीट शील्ड का यहाँ पे प्रयोग किया है। ये जो पूरी मिसाइल है, ये यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग ऐड कर लो कि ये ठोस ईंधन मतलब सॉलिड प्रोपेलेंट, सॉलिड फ्यूल का प्रयोग करते हुए इसको संचालित किया जा रहा है, ठीक है। बातें क्लियर है। मैंने आपको यहीं पर समझा भी दिया था कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत 5 मिसाइलें शामिल है, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। अग्नि इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जिक्र कई बार आ चुका है। देखो, तो समुद्र प्रताप, समुद्र प्रताप क्या है, तो पॉल्यूशन कंट्रोल वेजल है। गोवा में इसका निर्माण किया गया, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। भारत का पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत है। समुद्र तटों पर तेल रिसाव की घटनाओं को रोकेगा। यहीं पर आपको याद होगा स्वर्ण सिंधु, जो मैंने आप लोगों को समझाया था कि स्वर्ण सिंधु क्या है, तो केजी बेसिन 98/2 डाउन ब्लॉक से जो हमने एक पहली बार किसी तेल का निष्कासन किया है, और जिसको हम मंगलुरु फॉर्म में लेकर गए थे, जिसको हरी झंडी किसने दिखाई थी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद दिखाई थी। वो सब चीजें लिंक कर लेना। ऐसे किसी पोत में अगर कोई घटना घटती है, कोई तेल रिसाव होता है, ऑयल लीक होता है, तो उसको रोकने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे। और केवल उसी को नहीं, मतलब कोई अन्य पोर्ट भी है, कोई अन्य शिप भी है जिसमें फ्यूल के माध्यम से आ रहा है, फ्यूल अगर रिसाव हो जाता है, तो उसको नियंत्रण करने के लिए इस समुद्र प्रताप का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। सेवेक्स 2 विस्फोटक क्या है, सेवेक्स 2 टीएनटी के कंपेरिजन में, ट्राई नाइट्रोटोल्यून, इससे कंपेरिजन में 2.01 गुना अधिक लीथल है, ठीक है। इसका निर्माण सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, इसकी एक सहायक कंपनी है, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। वर्तमान में सबसे अधिक विनाशकारी ये साबित होने वाला है। विश्व स्तर पर नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव की बात करें तो ये सबसे शक्तिशाली विस्फोटक की श्रेणी में शामिल है। इसमें हमने जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया उसका नाम है HMX, हाई मिल्टिंग एक्सप्लोसिव टेक्नोलॉजी। ध्यान दीजिए आप लोग, हाई मिल्टिंग एक्सप्लोसिव टेक्नोलॉजी का यहाँ पर हमने प्रयोग किया हुआ। क्लियर है भाई। आगे देखो, INS अधिघात। INS अधिघात क्या है मेरे भाई, INS अधिघात भारतीय नौसेना में शामिल एक INS है, जो कि परमाणु पनडुब्बी है। इससे पहले INS अरिहंत यहाँ पर शामिल हो चुका है, अब INS अधिघात शामिल हुआ है, और इसके बाद INS अर्धमान शामिल यहाँ पर होने वाला है फ्यूचर में, ठीक है। तो अधिघात क्या पूछेगा, तो भारत की दूसरी स्वदेश निर्मित परमाणु पनडुब्बी ये है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, ठीक है, इसमें हम एक K-15 मिसाइल का प्रयोग करेंगे, जिसकी जो रेंज होगी 750 किलोमीटर होगी, ठीक है। और इसमें हमने प्रेशराइज्ड लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है, ये एक पॉइंट ध्यान रखना। गौरव एक लंबी दूरी का ग्लाइड बम है, LRGB, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है। इसको हमने क्या किया कि सुखोई 13 MKI या MK1 लड़ाकू विमान के माध्यम से संचालित किया। थोड़ा इसका जो निर्माण है वो DRDO, भारत फोर्स लिमिटेड और अडानी कंपनी ने मिलकर किया हुआ है। जहाँ पर ये प्राइवेट कंपनी शामिल हो रही है वो जरूर याद करना, संभव है कि प्रश्न वहां से बनकर के एग्जाम में, जैसे आपने जोरावर में देखा था LNT, आप यहाँ पर देख रहे हो गौरव में क्या कि अडानी कंपनी इसका निर्माण कर रही है, ठीक है। तो ये 1000 किलोग्राम का एक ग्लाइड बम है, ठीक है, जिसको सुखोई के माध्यम से छोड़ा गया था, ठीक है। अडानी, भारत फोर्स कमांड और DRDO, इनके द्वारा इसका निर्माण यहाँ पर किया गया है, ठीक है। क्लियर हो। अब अगला देखो, बैलिस्टिक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम। अच्छा, आप देखो पूरे इस टॉपिक में आपने कई सारे एयर डिफेंस सिस्टम देखे, जैसे कि आपने देखा बैलिस्टिक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम। आप आगे देख रहे हो यहाँ पर कि मैं बता दे रहा हूँ लाइन से आप लोग। अब यहाँ पर देख रहे हो कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम हो रहा है भाई, समर था एक, एक देखो, हाँ, एक आपने समर देखा था, ठीक है, दिखा दे रहा हूँ। एक आपने देखा था विश्वराड, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। एक आपने देखा था समर, सरफेस टू एयर मिसाइल एस्योर्ड रिटेलिएशन। समर, विश्वराड और आपका बैलिस्टिक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम, ये सब एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें हम दुश्मनों की मिसाइलों गिराने का काम करते हैं, ठीक है। तो DRDO ने भी हाल ही में क्या किया कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सेकेंड चरण का यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया। पहला चरण जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक के बैलिस्टिक मिसाइलों गिराने की थी, उसको हमने सफलतापूर्वक सुनिश्चित कर लिया था। अब हम लोगों ने 5000 किलोमीटर तक रेंज वाले बैलिस्टिक मिसाइलों की विरुद्ध सुरक्षा यहाँ पर प्राप्त कर ली है। ये हमारी खासियत है, ठीक है, ये हमारी खासियत है। पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। INS त्रिपुट, मैंने क्या कहा था कि INS त्रिपुट जो है
ये एक शक्तिशाली तीर के नाम पर इसका नाम रखा गया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। ये शत्रु के जो सतही पोत होंगे, जो सरफेस शिप्स होंगी, जो पनडुब्बियां होंगी, उनके विरुद्ध हमको सुरक्षा प्रदान करेगा। तो आईएनएस त्रिपुट ध्यान रखना, हम इस श्रेणी के अंतर्गत 2 पोतों का निर्माण करने वाले हैं। ये पहला फ्रिगेट है, ठीक है। आप ध्यान दें तो रसिया के जो तेग और तलवार श्रेणी के पोत थे, उन्हीं के फॉलो ऑन शिप से आप लोग इसका नाम रखा गया है त्रिपुट, त्रिपुट, ठीक है। पहला ऐसा है जब भारतीय शिपयार्ड द्वारा किसी युद्धपोत का निर्माण स्वदेशी तौर पर यहाँ पर किया गया है, ठीक है। पहली बार किसी फ्रिगेट का निर्माण स्वदेशी तौर पर किया गया। देखो अभी जो गवर्नमेंट काम कर रही है ना, गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया इन डिफेंस सेक्टर बहुत काम किया है। ये मतलब सच्चाई है, इसको आप समझना ही पड़ेगा आप लोगों को कि डिफेंस सेक्टर में हमने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया, बहुत सारा काम किया। और ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि कंट्री के तौर पर, एक देश के तौर पर, एक राष्ट्र के तौर पर ये बहुत ही अच्छी बात होती है कि आप अपनी शक्ति को स्थापित कर रहे हो। देखो शक्ति का प्रयोग करना और शक्ति को स्थापित करना में दोनों में बहुत अंतर है। आपके पास शक्ति है, रखे रहो, प्रयोग करने की आवश्यकता थोड़ी है। उस शक्ति के होने से दुनिया की हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर बात चीजें चल रही है। तो त्रिपुट क्या है आपने देख लिया। अभ्यास क्या था, मैंने कहा था अभ्यास एक एरियल टारगेट है, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, हीट है, HEAT, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, जिसका निर्माण DRDO ने किया है। जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे, किसी मिसाइल का एक्सपेरिमेंट करते हैं। मानो मिसाइल जा रही है, मिसाइल को हमको टेस्ट करना है, तो मिसाइल किसी टारगेट को नष्ट करेगी, तो टारगेट उसका नाम है अभ्यास। अभ्यास का निर्माण केवल इसलिए किया गया कि मिसाइल मॉक टेस्ट में सफल हो पाए, ठीक है। बात क्लियर है। अब देखो आगे, अभ्यास का निर्माण DRDO, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और L&T के द्वारा मिलकर किया गया है, ठीक है। तो आपने L&T जोरावर में देखा था, आपने अडानी देखा था, गौरव बम में देखा था, और आपने यहाँ पर देखा अभ्यास हाई एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट में देखा आपने L&T फिर से, और फिर DRDO और HAL, ठीक है। याद रहेगा सब कुछ। रुद्रम क्या है, तो रुद्रम एक प्रकार का NGARM, न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसका नाम रुद्रम 1 रखा गया है। DRDO द्वारा निर्माण किया गया है, ठीक है। इसकी रेंज लगभग 200 किलोमीटर तक हो सकती है। एयर टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है। बात ध्यान रखना, इसका भी परीक्षण हमने कहाँ से किया, सुखोई 30 MKI से किया। इससे पहले आपने गौरव बम का परीक्षण भी सुखोई 30 MKI से किया था, ठीक है। बात क्लियर रहेंगी। रुद्रम 1 और रुद्रम 2 में अगर आप जानते हो तो रुद्रम 2 का परीक्षण उड़ीसा की तरफ से किया है। रुद्रम 1 का परीक्षण हमने कहाँ से किया था, चंदन रेंज राजस्थान से, ठीक है। चंदन रेंज राजस्थान से किया। तो 2 बार रुद्रम का परीक्षण हो चुका है ऑलरेडी, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी भारत ने किसी भी देश को जो पहला ब्रह्मोस मिसाइल का भेजा है वो है फिलीपींस। तो फिलीपींस ऐसा पहला देश है जिसको भारत की तरफ से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस दी गई है, ठीक है। इस विमान के द्वारा गया वो ब्रह्मोस, ठीक है। तो C-17 ग्लोब मास्टर जो ट्रांसपोर्ट फ्लाइट है, जो परिवहन विमान है, ठीक है, उसके माध्यम से हमने इस खेप को भेजा है। 2022 में हमने एग्रीमेंट किया था इसके साथ। जो ब्रह्मोस है वो भारत और रशिया का एक ज्वाइंट वेंचर है। भारत की ब्रह्मपुत्र रिवर और रशिया की मस्कवा रिवर के नाम पर इसका नाम यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी होती है, 2.8 मैक होती है, क्योंकि ये एक प्रकार क्या है, सुपरसोनिक ब्रह्मोस, सॉरी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस, ठीक है। ठीक है, हो गया, वेरी गुड। अग्नि प्राइम, अग्नि प्राइम एक प्रकार का न्यू पीढ़ी का, न्यू जनरेशन का बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। मैंने आपको कहा कि इसकी जो रेंज क्षमता वो 1000 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर के मध्य में, मतलब ये मीडियम रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, बहुत बेसिक पॉइंट है, कुछ बहुत टफ पॉइंट है नहीं। FWD-200B क्या है, तो बम वर्षक है, भारत का पहला स्वदेश निर्मित बॉम्बर है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, ठीक है। यहाँ पर दिया क्या, इसका निर्माण फ्लाइंग वेज डिफेंस, कंपनी नाम नहीं दिया ना यहाँ पर, सॉरी कंपनी का नाम नहीं दिख रहा मुझे, अगर आप लोगों को मिलेगा तो बता भी देना, ठीक है। तो FWD-200B है क्या, फ्लाइंग वेज डिफेंस 200B एक प्रकार का बम वर्षक है भारत का, जो कि स्वदेश निर्मित है, पहला स्वदेश निर्मित बम वर्षक है। आप लोगों ने इस पूरी सेशन में देखा कई बार पहली बार स्वदेश निर्मित का प्रयोग किया गया है, तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर हम ना मेक इन इंडिया पे काम कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत पे काम कर रहे हैं। इसकी पेलोड कैपेसिटी 100 किलोग्राम की है। ये मीडियम एल्टीट्यूड, कम हाइट पर लॉन्ग इंडोरेंस, लंबे समय तक रह सकता है, ठीक है। ये सी खासियत है। अग्रे अच्छा आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दिव्यास्त्र क्या था, आपने देखा कि अग्नि 5 मिसाइल में हमने MIRV टेक्नोलॉजी को लेस किया है, इसका नाम रखा मिशन दिव्यास्त्र। MIRV टेक्नोलॉजी क्या है कि एक मिसाइल और मेनी वारहेड्स, मतलब मिसाइल एक है, वारहेड बहुत सारे हैं, उसको हम लोग MIRV टेक्नोलॉजी कहते हैं। मिशन दिव्यास्त्र उसी का पार्ट है कि अग्नि 5 पे हमने उसको मर्ज कर दिया है। इस पाकिस्तान का एक मिसाइल है, इसका नाम है अबाबील, इसमें ये ऑलरेडी MIRV टेक्नोलॉजी लेस है, ठीक है। कि भाई
ये पारंपरिक और नाभिकीय दोनों प्रकार के कई सारे युद्ध शीर्षों को लेकर के जा सकता है। मिसाइल एक ही रहेगी, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, मिसाइल एक ही रहेगा, लेकिन इसके जो टोटल वो है वारहेड से बहुत सारे रहेंगे, तो वो अलग अलग टारगेट पर एक ही साथ जाकर के हमला कर सकता है, ठीक है। ओशन ग्रेस क्या था? मैंने आप लोगों को बताया कि ओशन ग्रेस एक प्रकार का टग है, जो कि भारत का पहला मेड इन इंडिया टग है। फिर देखो, पहली बार मेड इन इंडिया की बात हो रही है। 62 बुलार्ड पुल है, ये बड़े पोतों को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाएगा, ठीक है। ये इसकी सिंपल सी खासियत है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। भारत ने ग्रीन ट्रक ट्रांजिशन प्रोग्राम GTPP एक स्टार्ट किया है। GTTP इसके अंतर्गत क्या है कि हम सभी ट्रक को नॉन फॉसिल फ्यूल मतलब मेथेनॉल, अमोनिया, हाइड्रोजन इनसे संचालित करने पर काम करेंगे। हमारा टारगेट के द्वारा 30 तक हम कम से कम 50% ट्रक को ग्रीन ट्रक में कन्वर्ट कर पाए, ठीक है। KGPC ने आपने ऑलरेडी पढ़ लिया, मैंने आपको समझा दिया था कि ONGC के द्वारा थोड़ा सिंधु के माध्यम से पहली बार कृष्णा गोदावरी से कच्चा तेल निकाल करके मंगलुरु रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के पास ले जाया गया है, ठीक है। विश्वराड एक प्रकार का एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सचल प्रक्षेपक के माध्यम से वेरी शॉर्ट रेंज में एयर डिफेंस सिस्टम को सुनिश्चित कर रहे हैं, ठीक है। का DRDO के द्वारा इसका परीक्षण किया गया रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद के माध्यम से, ठीक है। मैनपेट क्या है? तो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, सरफेस टू एयर। भाई कोई व्यक्ति अपने कंधे पर रख कर ही, मैन पोर्टेबल है, व्यक्ति यहीं से लेकर मिसाइल टारगेट कर दे रहा है, ठीक है। पता लगा कि अपने मिसाइल लग करके हम लोग ऐसे टारगेट करने लगे, ऐसा नहीं होता है, हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। तो मैनपेड है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। कोई विमान आ रहा है, कोई हवाई जहाज आ रहा है, कोई ड्रोन आ रहा है, उसको कंधे पर रख करके सैनिक के द्वारा उसको ऐसे लॉन्च किया जा सकता है, ये होता है मैनपेड, ठीक है। विसुराड वही है। अगालेगा आइलैंड में हमने एक सेंट जेम्स जेटी और एक एयर स्ट्रिप का उद्घाटन किया, किसके द्वारा? मोदी जी और वहां के प्रधानमंत्री जो कि नाथ संप्रदाय के नहीं है, प्रविंद जुगेनाथ, ठीक है। ध्यान रखना, याद करना, ट्रिक बता रहा हूँ कि नाथ संप्रदाय के नहीं है, ठीक है, नाम याद रहेगा इस प्रकार से, नाम ना भुला जाएगा। प्रविंद जुगेनाथ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया गया है। इसके माध्यम से भारत मोजाम्बिक चैनल पर समुद्री गश्ती को बढ़ावा दे सकता है। और भारत और मॉरिशस ने UPI रुपए को कार्ड लॉन्च किया है। भारतीय जन औषधि परियोजना को लागू करने वाला विश्व का पहला देश मॉरिशस है। ये सब बातें आप लोगों को पता होंगी। समर क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल एश्योर्ड रिटेलिएशन। इसका 2 बार परीक्षण किया गया, एक बार आंध्र प्रदेश के श्रीलंका में अस्त्र शक्ति एक्सरसाइज के माध्यम से, एक बार पोखरण रेंज में वायु शक्ति एक्सरसाइज के माध्यम से हमने इसका परीक्षण यहाँ पर सुनिश्चित किया, ठीक है। INS संधारक एक सर्वे शिप है। INS निरूपक पहले एक सर्वे शिप था, निरूपक रिटायर हुआ, INS संधारक शामिल हुआ। इस श्रेणी में 4 शिप शामिल हैं, संधारक, निर्देशक, इच्छक और संशोधक, याद रहेगा, ठीक है। बेहद सिंपल टॉपिक है। निरूपक रिटायर होकर निरूपक ने ऑपरेशन गंभीर संचालित किया 2004 में, इंडोनेशिया में हॉस्पिटल के रूप में काम किया था। इसकी भूमिका बहुत ही शानदार वहां पर थी, ठीक है। ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग, ये क्या है भाई? एक प्रकार का ड्रोन है, तो DRDO ने अभी हाल ही में डिमॉन्स्ट्रेट किया है। कहाँ से? कर्नाटक में चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से, ठीक है। ये स्वायत्त लैंडिंग करने में सक्षम है, इसके लिए किसी पायलट की आवश्यकता नहीं होती है। एक प्रकार के बॉम्बर के तौर पर ये भी काम करने वाला है। जैसे आपने FWD-200B देखा था ना, FWD-200B जो बॉम्बर था, एक प्रकार से ये भी उसी प्रकार का काम करेगा भविष्य में। अभी नहीं, भविष्य में, अभी तो अभी प्रोसेस में चल रहा है, अभी टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन वगैरह भी। प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत 4 पोत शामिल हैं, विशाखापट्टनम, मर्मागुआ, इम्फाल और सूरत। इम्फाल जो है अभी हाल ही में उसका जलावतरण किया गया है। ये पहला सा युद्ध पोत है, ठीक है, जिसका नाम किसी उत्तर पूर्व के किसी शहर के नाम पर रखा। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो, इसका कहाँ पर किया गया पता है? इसको जलावतरण मुंबई में। नाम भले INS इम्फाल है, लेकिन मुंबई में इसका जलावतरण किया गया है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। विशाखापट्टनम श्रेणी के 4 पोत यहाँ पर है, विशाखापट्टनम, मर्मागुआ, इम्फाल और सूरत। इम्फाल के बाद सूरत यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण ऑलरेडी यहाँ पर किया जा चुका है, ये इसकी खासियत है। और बस, प्रलय आपको बचा था, मैंने पहले बता दिया था कि प्रलय क्या है? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि केवल पारंपरिक युद्ध से इसको लेकर के जाएगी। इसकी रेंज 350 से 500 किलोमीटर है, 350 से लेकर के 500 किलोमीटर। देखो भाई, क्लास तो खत्म हो गई, अब कुछ बातें समझो और कुछ बातें करते हैं। पहले बहुत जरूरी बातें हैं। बात यह है कि 2-3 बातें समझो। मौसम चेंज हो रहा है, मौसम प्रतिकूल हो रहा है हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये वो समय जब मस्त रजाई में बैठ करके पकौड़ी खाने और चाय पीने का मन करता है, ठीक है। पढ़ने का मन तो बिल्कुल नहीं करता।
लेकिन समस्या ये है कि आयोग ने आपको पढ़ने पर मजबूर कर दिया है कि 22 दिसंबर को एग्जाम देना है। किसी भी अफवाहों से दूर रहिए, कोई मतलब नहीं है अफवाहों के चक्कर में पढ़ने का, केवल और केवल पढ़ाई कर, ठीक है, केवल और केवल आपको अपनी तैयारी करनी। सुबह कम से कम 4 बजे से 5 बजे के बीच में उठ जाओ, जो लोग मॉर्निंग वाले हैं, ठीक है। 3 बजे तो मैं नहीं बोलूँगा, ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बट फिर भी 4 से 5 के ड्यूरेशन में आप लोग उठो, पढ़ाई स्टार्ट करो, सेहत का ध्यान रखो, केवल और केवल रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, करंट अफेयर्स जो आपने ऑलरेडी पढ़ के रखा है, नई मैगजीन मत उठाना बिल्कुल से भी। अभी हाल ही में क्या हुआ कि 24 पेज का दृष्टि ने एक अपडेटेड मटेरियल दिया, देखो 24 पेज का छोटा मटेरियल है, करा देंगे भाई, अक्टूबर नवंबर का करंट अफेयर से करा देंगे, परेशान नहीं होना है, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। हम लोग हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप लोग केवल रिवीजन पर फोकस करो, जो भी नई चीजें करानी है ना हम लोग कराएंगे। शिवानी मैम की एक सीरीज चल रही है प्री बूस्टर के नाम पर, 10 मिनट की सीरीज होती है, डेली देखा करो। उससे क्या होगा ना कि स्टैटिक पोर्शन आप लोग का रिवाइज होता चलेगा पहले। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली 25 क्वेश्चन का एक एमसीक्यू सीरीज चलता है सुबह 6 बजे। आपको 25 क्वेश्चन दिए जाते हैं, टॉपिक वाइज होते हैं, टॉपिक ऑलरेडी शेयर कर दिया गया, 30 दिन का प्रोग्राम है, करो, फ्री है, सब कुछ अच्छा कर रहा है। डेली 25 क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करने को मिल रहा है वहाँ पे। ओपन टेस्ट अभी हमने हाल ही में रिसेंट में कराया था संडे को, जिसने नहीं लगाया लगाओ, बेहद शानदार क्वालिटी का पेपर बना था, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। 500 क्वेश्चंस की हमने आई दृष्टि पर बेस्ड एक अलग से एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है, इसमें 500 क्वेश्चंस की पीडीएफ आप लोगों को दी जा रही है, बेहद शानदार पीडीएफ है, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। इसमें क्या है कि हमने पूरी आई दृष्टि की मैगजीन को, ठीक है, बेहद स्ट्रक्चर्ड वे में, ठीक है, हमने डिस्ट्रीब्यूट करके क्वेश्चन इससे निर्माण के आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बेहद शानदार तरीके से क्वेश्चन आंसर दिया गया है, और ये बाइलिंगुअल अवेलेबल है, ठीक है। 99 रुपये का है, फीस केवल इसलिए रखा है हमने ताकि भाई एटलीस्ट हमारा कुछ जो कॉस्ट इसमें लग रहा है वो निकल जाए हमारा, ठीक है। 99 रुपये कुछ नहीं होता है, आप लोग ज्वाइन करो। एमसीक्यू यहाँ से लगाओ, 500 एमसीक्यू जो मिल रहा है आप लोगों को, इसमें अक्टूबर नवंबर का भी शामिल है। टॉपिक वाइज हमने यहाँ पे पूरे एमसीक्यू शामिल कराया है, 500 एमसीक्यू प्लस इसके अलावा 300 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का हमने एक अलग से आप लोगों को टेस्ट पेपर भी दिया हुआ है, 150 क्वेश्चन करके 2 पेपर दिया है, और एक पेपर मैं आप लोगों को लास्ट में प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें कुछ अपडेटेड मटेरियल्स यहाँ पर होंगे। तो ये सब चीजें आप लोग यहाँ पर मिल रही है, करो। सीसेट में दिक्कत लग रही है, सीसेट की क्लासेस करो भाई, इतनी शानदार चल रही है। मेरा कहने का मतलब है कि ये वो समय है जब आपको अभी तक के जीवन के सबसे हार्ड वर्क पर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। खूब मेहनत करो, कोई भी कमी ना रहने पाए, मतलब ऐसा हो कि जिस दिन आप एग्जाम देकर के प्रीलिम्स का वापस आओ, ये कहने का ना रह जाए कि यार थोड़ा सा और मेहनत किया होता ना तो निकल जाता। जो लोग 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से परेशान हो रहे हो, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है भाई कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सीट अच्छी है, वैकेंसी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा रहा, इसी इसी वैकेंसी के लिए हमने इतनी फाइट किया। आपको पता होगा कि हम लोगों ने प्रयागराज में कितना हम लोगों ने सब कुछ सपोर्ट हुआ, सारे बच्चे वहाँ पर एकत्रित थे, बहुत सारी चीज़ें हुई, अब कभी शेयर किया जाएगा अलग से, ठीक है। बट कहने का मेरा मतलब है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपने लिए, आपको लड़ना पड़ेगा अपने लिए, ठीक है। तो एग्ज़ाम को बहुत ही फ़ोकस करके दो, कोई भी अन्य समस्या आती है कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं, निशांत सर, शिवानी मैम, पूरी टीम, बैकएंड पे बहुत लोग काम करते हैं, आप लोगों को 3 लोग दिखते होंगे, 2 लोग दिखते होंगे, काम बैकएंड में बहुत लोग करते हैं, ठीक है। तो सपोर्ट करो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, सब अच्छा हो, सब मंगल हो। जय हिंद दोस्तों।